हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आयुर्विद्या क्लासरूम। तो रस शास्त्र एवं भेषज कल्पना में जितना भी सिलेबस हमने टर्म 1 में कवर किया है, आज के लेक्चर में हम सारे टॉपिक्स को एक बार क्विकली रिवाइज करने वाले हैं। ये एक रैपिड रिविजन लेक्चर है, काइंड ऑफ वन शॉट पूरे टर्म 1 का। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमने देखा था शोधन। तो शोधन क्या होता है? उदिष्टेर औषधे स अर्थम क्रियते पेषण आदिकम मल विच्छित्य यत्तु शोधनम तदहि उच्यते। तो कही गई औषधि के साथ कही गई औषधियों के साथ जब हम पेषण आदि क्रियाएं करते हैं मल को दूर करने के लिए, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? शोधन बोलते हैं। तो हमने देखा था शोधन इज नॉट जस्ट इक्वल टू प्योरिफिकेशन। शोधन करने के और भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जैसे कि हम मल दूर करते हैं, भस्म निर्माण करते हैं, पार्टिकल का साइज कम करते हैं, विषों की उग्रता, दैट इज जो हमारे धातु या जिन भी द्रव्यों के हम शोधन कर रहे हैं उनकी टॉक्सिसिटी कम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम वत्सनाभ यूज़ करते हैं मेडिसिन में, तो वत्सनाभ को हम एज इट इज़ यूज़ नहीं कर सकते हैं। वत्सनाभ का पहले हम शोधन करते हैं, उसकी टॉक्सिसिटी को रिड्यूस करते हैं, उसके बाद ही हम उसको यूज़ करते हैं। फिर आता है निरिंद्रिय तत्व को सइंद्रिय बनाना। तो शोधन हमने देखा कि उदिष्टेर औषधे स अर्थम क्रियते पेषणादिकम मल विच्छित्य यत्तु शोधनम तदहि उच्यते। कही गई औषधि के साथ पेषण आदि क्रियाएं करके मल को दूर करना, उसी को हम शोधन बोलते हैं। फिर हमने देखा था कि शोधन के अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं। सबसे पहले निर्वाप। निर्वाप में हम क्या करते हैं? रेड हॉट करके किसी भी लिक्विड में उसको इमर्स करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभ्रक को हम त्रिफलाक्वात में डुबोते हैं। फिर आता है ढालन। ढालन में क्या करते हैं? हम द्रव्य को मेल्ट करते हैं, फिर किसी लिक्विड में डालते हैं। जैसे कि गंधक का शोधन। गंधक को पहले हम पिघलाते हैं। गंधक क्या होता है? सल्फर। तो उसको हम पहले पिघला लेते हैं गाय के घी में, उसके बाद हम गाय के दूध में उसको डाल देते हैं। तो निर्वाप हो गया रेड हॉट करके लिक्विड में डालना। ढालन हो गया मेल्ट करके लिक्विड में डालना। फिर आता है अवाप, कि हमने मेल्ट कर लिया, उसके ऊपर हम दूसरे द्रव्यों का प्रक्षेप कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल वंक का जारण। देन आता है भावना। भावना का इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है, उसमें क्या करते हैं? या चूर्णितस्य धात्वा देर द्रव्ये संपेश शोषणम भावनम तन्मतन विघ्नर भावना च निगत्यते। तो भावना में हम क्या करते हैं? हमारी जो धातु होती है उसका हम चूर्ण बनाते हैं और किसी द्रव को उसके साथ रगड़ते हैं। तो एक हमने धातु ली या कोई भी हमने द्रव्य लिया, उसको हमने पाउडर बनाया, उसके बाद हम एक लिक्विड लेते हैं और उसको उसके साथ उसको रगड़ते हैं। और इसको हमने कब तक हमें लिक्विड डालना चाहिए? जब तक पंकवर्त, दैट इज कीचड़ के समान उसकी कंसिस्टेंसी ना हो जाए। और हमने देखा था सम्यक भावना के लक्षण वो क्या होते हैं? टच करने में स्निग्ध और मृदु, दैट इज थोड़ा थोड़ा स्मूथ होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए, गोली अच्छे से बन जाए उसके, और उसको प्रेस करने पे गोलियां जो है वो किनारे उसके फटे नहीं, वो अच्छे से प्रेस हो जाए। उसके बाद हमने देखा था भावना की महत्व क्या होते हैं, क्यों हम भावना करते हैं। तो या तो हम गुणों की तीव्रता, जो ऑलरेडी गुण उसमें प्रेजेंट होते हैं हमारे द्रव्य में, उनको हम इंक्रीज करते हैं, या फिर हम दूसरे गुण भी उसमें ऐड कर देते हैं। उसके बाद हमने देखा भावना का एग्जाम्पल, जैसे कि कासीस का शोधन हम करते हैं नींबू के स्वरस में। फिर आता है फिफ्थ हमारा गालन। गालन में क्या करते हैं? हम मेल्ट करके फिल्टर करते हैं। इसमें एग्जाम्पल हो गया गंधक का शोधन। तो हमने गंधक को मेल्ट किया, फिर उसको फिल्टर कर लिया, ऐसे मतलब वस्त्र वगैरह या फिर छलनी वगैरह से उसको फिल्टर कर लिया। उसके बाद आता है हमारा मर्दन। जैसे हमने भावना देखा, भावना में हम लिक्विड का यूज़ करते हैं। मर्दन में हम द्रव्य के साथ दूसरे एक द्रव्य को ही साथ में रगड़ते हैं। जैसे कि पारद के शोधन में पारद और चूना हम साथ में उसका पेषण करते हैं। फिर है निमज्जन। निमज्जन में मतलब हम इमर्स करके रखते हैं। जैसे वत्सनाभ का शोधन हम करते हैं, गौमूत्र में डुबो के रखते हैं। फिर आता है निर्जलीकरण। निर्जलीकरण मतलब सारा पानी उसका उड़ा देना। निर्जली, उसको पानी हटाना उसमें से। इसमें हम किसका करते हैं? फिटकरी जो हमारा स्फटिका होती है, और दूसरा बोरैक्स जो हमारा टंकन होता है, क्योंकि उनमें 10 और 24 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O होते हैं। उसके बाद आता है एक हमारा पातन। पातन में हम पातना यंत्र यूज़ करते हैं, वही ये सब्लिमेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल एक हमारा ये, जैसे ये हमने ये एक इंस्ट्रूमेंट लिया, इसको हम पातना यंत्र बोलते हैं। नीचे हमने इम्प्योर पारद रखा, ठीक है। ऊपर हमने यहाँ पे गीला कपड़ा लगा दिया, ऊपर वाले इस पे घड़े पे हमने गीला कपड़ा लगा दिया। नीचे से जब हम अग्नि जलाएंगे तो यहाँ से पारद के वेपर्स बन के ऊपर प्योर पारद चिपक जाएगा और सारी इम्प्योरिटीज़ नीचे रह जाएगी। उसके बाद आता है हमारा स्वेदन। स्वेदन में हमने क्या किया था? ऐसे एक हमने मटकी ली,
उसके यहाँ पे और यहाँ पे हमने छेद किया, यहाँ से एक रॉड पास कराई, यहाँ पे एक पोटली ली। इस पोटली के अंदर हमारा द्रव्य होता है और बाहर कोई भी एक लिक्विड होता है। तो इसमें हमने 2 एग्जाम्पल्स कंसिडर किए थे। सबसे पहला देखा था हमने कासीस का शोधन। तो इस पोटली में हम कासीस रखते हैं, बाहर हम भृंगराज रखते हैं। थोड़ी देर बाद जब हम अग्नि संयोग करते हैं तो इम्प्योरिटीज सारी बाहर आ जाती है, अंदर हमारा प्योर कासीस मिल जाता है। दूसरा एक एग्जाम्पल होता है हमारा गुग्गुल और गोदुग्ध का। तो गुग्गुल और गोदुग्ध में जब हम गुग्गुल को इसमें रखते हैं और गाय का दूध हम बाहर रखते हैं तो थोड़ी देर बाद इम्प्योरिटीज इसके अंदर रह जाती है और प्योर गुग्गुल गाय के दूध में आ जाता है। फिर उसको यूज़ करने के लिए हम गाय के दूध को कॉन्सेंट्रेट करके उसको यूज़ करते हैं। उसके बाद आते हैं लास्ट 2 हमारे, अभिषेक और आचूषण। अभिषेक में हम पिघली हुई धातु पे ऊपर से पानी का हम छिड़काव करते हैं इरेगुलर इंटरवल्स के बाद। और आचूषण में क्या होता है कि हमने द्रव लिया, जैसे कि भल्लातक है, भल्लातक की सीड्स में बहुत ज़्यादा जो उनका ऑयल होता है वो बहुत ज़्यादा पॉइजनस होता है। तो हमने भल्लातक की सीड्स लिए, उनको कट किया और फिर उसको ऐसे ब्रिक पे उल्टा रख दिया। फिर ये जो ब्रिक है वो सारा उसका ऑयल एब्जॉर्ब कर लेगी, सारा उसका ऑयल का चूषण हो जाएगा, इसलिए इसका नाम है आचूषण। तो ये 12 टेक्निक्स हमने शोधन की रिवाइज करी अभी। उसके बाद आता है मारण। तो सबसे पहले हमने हमारे द्रव्य को शोधन किया, शोधन के बाद मारण। तो मारण क्या होता है? शोधितान लोह धात्व आदि विमर्त स्वरस आदि भी ही अग्नि संयोग तो भस्मीकरणम मारणम स्मृतम। तो मारण में क्या करेंगे हम? शोधितान लोह या धातु आदि हम लेंगे, उनको स्वरस से हम मर्दन कराएंगे, उसके बाद अग्नि संयोग के द्वारा उनका भस्म बनाएंगे। उस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं? मारण। मारण से हमने याद किया था किसी चीज़ को मारना, भस्म करना, तो यहाँ पे हम भस्म निर्माण करते हैं। तो मारण का प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेट्स रिवाइज दैट। तो सबसे पहले शोधन, उसके बाद भावना दे रहे हैं हम। शोधन हुई, भावना हुई, पंकवर्त, उसकी कीचड़ के समान हमने लिक्विड डाला। फिर हम क्या बनाएंगे? चक्रिका, कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। फिर आतप शुष्क, दैट इज उनको धूप में सुखाएंगे। उसके बाद हम श्राव संपुट करेंगे। हमने क्या किया, जैसे फॉर एग्जांपल कासीस का एग्जांपल लेते हैं। कासीस को हमने शोधन कर लिया उसका, उसके बाद हमने कासीस का मर्दन किया। मर्दन करके हमने उसकी छोटी छोटी कॉइन लाइक उसकी चक्रिकाएँ बना ली। फिर उन चक्रिका को हमने धूप में सुखाया, उसका टर्म क्या हो गया? आतप शुष्क। आतप सनलाइट और शुष्क मतलब ड्राई। उसके बाद हमने जब वो सूख गई तो एक श्राव होता है मिट्टी का कोई भी कंटेनर, जो एक प्लेट से होते हैं ना मिट्टी की, वो तो उसमें हमने सारी चक्रिका को लाइन से लगा दिया। दूसरे श्राव को हमने उस पर ढक दिया। उसके बाद बीच में हमने उन दोनों को जोड़ दिया। इसको हम क्या बोल रहे हैं? श्राव संपुट। फिर हमने उनको पुट दिया। पुट क्या होता है? हमारे बड़े बड़े गड्ढे होते हैं जिनमें हम अलग अलग साइज़ के होते हैं, तो वो मेंशन होता है कौन सा पुट हमें देना है। तो उसमें हम बड़े बड़े गड्ढों में उपले भर देते हैं। बीच में हम 2x3 के उस पर हाइट पे हम अपना ये श्राव संपुट रखते हैं। उसके बाद और हम उपले भर देते हैं एंड फिर उसमें आग लगा देते हैं। तो ये अग्नि देने के लिए, क्योंकि हमने देखा था भस्म किससे बनेगी? अग्नि संयोग से बनेगी। तो अग्नि देने के लिए हम क्या देंगे? पुट। उसके बाद स्वांगश्री, जब पुट दे लिया, जितना भी नंबर ऑफ टाइम्स हमें पुट देने थे वो करने के बाद हम उसको ठंडा होने के लिए रखते हैं। उसके बाद चक्रिका को एकत्र करते हैं और फिर उसका चूर्ण करते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे? भस्म परे। तो हमने क्या किया? पहले शोधन किया, शोधन के बाद हमने भावना दी, भावना के बाद हमने चक्रिकाएँ बनाई, चक्रिका को हमने धूप में सुखाया। फिर उनको धूप में सुखा के हमने एक श्राव में लगाया, श्राव के ऊपर दूसरा श्राव रखा, उन दोनों को साथ में जोड़ा, श्राव संपुट किया। फिर हमने पुट दिया। पुट देने के बाद उनको खुद से सेल्फ कूलिंग के लिए रखा। उसके बाद जब वो ठंडे हो गए उनको एकत्रित करके उनका चूर्ण बनाया। उसके बाद हमने भस्म परीक्षा की। तो भस्म परीक्षा, हाँ ये होता है, एक बार मैं दिखाती हूँ। ऐसे पुट होता है, एक गड्ढा सा होता है, उसमें उपले होते हैं। 2x3 के हाइट पे हमने श्राव संपुट रखा, उसके ऊपर हमने उपले रख दिए। उसके बाद आता है हमारा भस्म परीक्षा, कि कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारी जो भस्म है वो अच्छे से बन गई या नहीं बन गई है। तो उसके कुछ फिजिकल और केमिकल टेस्ट हमने देखे थे। सबसे पहले फिजिकल टेस्ट के बारे में देखते हैं। एक होता है वारितर, कि हमने एक स्टैग्नेंट मतलब स्थिर जो पानी है उसके ऊपर हम भस्म डालते हैं तो भस्म हमारी डूबती नहीं है, वो तैरती है जल में। फिर आता है रेखा पूर्णता, जब हम भस्म को अपनी उंगलियों के बीच में रखेंगे तो जो उंगलियों की फिंगरप्रिंट्स होती है उसके बीच में जो रेखाएं होती है हमारी उंगली की, उसके बीच में भस्म जो है वो ऐसे अंदर चली जाएगी, उसकी रेखा पूर्णता। उसके बाद आता है ऊनम या उत्तम, जल के ऊपर हम क्या करेंगे? धान्य मतलब चावल के टुकड़े, हमने जल लिया, उस पर हमने भस्म डाली, भस्म के ऊपर हम चावल के टुकड़े डालते हैं तो वो हंस के समान तैरने लगते हैं। फिर आता है श्लक्षणत्व, मतलब स्मूथ होता है टच करने में, सुसूक्ष्म बहुत ज़्यादा फाइन होता है। उसके बाद अंजन सन्निभ, आँख में काजल के समान लगता है, कोई इरिटेशन नहीं होती है।
दंत अग्रे न कचकच भवती, उसको मुंह में रखने में कोई कचकच की आवाज़ नहीं आएगी। वर्ड, सबसे पहले हम कलर चेक करते हैं कि किस कलर की भस्म है। मतलब हमें पता होना चाहिए कि अगर हम अभ्रक की भस्म बना रहे हैं तो वो ब्रिक रेड कलर की होती है, तो हमें देख के पता चल जाएगा। अगर वो ब्रिक रेड नहीं हुई मतलब वही भस्म अच्छे से नहीं बनी है। फिर रजत और ताम्र की ब्लैक कलर की भस्म होती है। कासीस की रेड कलर, दैट इज आयरन ऑक्साइड उसमें बनता है, इसकी वजह से उसकी भस्म जो है वो रेड कलर की होती है। फिर आता है एक हमारा टेस्ट अवामी। अवामी मतलब उसको खाने के बाद वॉमिटिंग जैसा ना लगे। अवामी, वामी मतलब वमन ना हुए। उसके बाद आता है हमारे केमिकल टेस्ट। केमिकल टेस्ट है अपुनर्भव की, उसके अंदर इरिवर्सिबल चेंजेस होते हैं, जैसे कि हमने भस्म ली उसके अंदर मित्र पंचक डाला, उसके बाद हम जब भस्म देखेंगे तो उसमें कोई शाइन नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आता है हमारा निरुत। निरुत, इसमें हम क्या करते हैं, एक चांदी का पात्र डालते हैं भस्म के साथ, और जब हम कुछ टाइम बाद देखते हैं तो चांदी के पात्र का जो वेट है वो चेंज नहीं होना चाहिए। अगर वेट चेंज हो गया मतलब भस्म के अंदर फ्री मेटल्स प्रेजेंट है जो चांदी के साथ रिएक्ट कर गए। उसके बाद आता है गत रसत्व, उसमें कोई टेस्ट नहीं होना चाहिए, मेटालिक। फिर निश्चंद्रत्व, उसमें चमक नहीं होनी चाहिए। तो ये थे हमारे भस्म के टेस्ट। भस्म के बाद अब हमने शोधन कर लिया, मारण कर लिया, अब आता है अमृतीकरण। अमृतीकरण हमने देखा था हम क्यों करते हैं, जैसे कि हमने मारण दिया तो मारण में हम अग्नि दे रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो अग्नि के बहुत तीव्र उष्ण गुण जो हैं वो भस्म में आ जाते हैं। तो अब ऑब्वियसली बात है कि एक ह्यूमन बॉडी उसको कंज्यूम करेगी, तो बहुत ज़्यादा उष्ण या तीव्र अगर वो गुण की होगी तो वो हार्म करेगी हमें। तो उसको थोड़ा सौम्य बनाने के लिए, उसको थोड़ा सॉफ्टनेस उसमें इंक्लूड करने के लिए हम क्या करते हैं, अमृतीकरण। तो अमृतीकरण क्या है, लोह आदिना मृतानाम विशिष्ट दोषानुपत्तये क्रियते यत्तु संस्कार अमृतीकरणम स्मृतम। मतलब लोह आदि का मृतानाम, उनके मारण के बाद विशिष्ट विशेष प्रकार के दोषों को हटाने के लिए जो संस्कार हम करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, अमृतीकरण। तो अमृतीकरण में हमने देखा हम क्यों करते हैं, एक तो तीक्ष्ण और उष्ण गुण है वो हटाते हैं हम, उसमें सौम्यता लेके आते हैं, ठीक है। तो इसमें हमने उदाहरण में देखा था कि जैसे अभ्रक हमने ले लिया, उसमें त्रिफलक हुआ था, गोदुग्ध कर दिया, उसके बाद हम इस प्रोसेस से हमने अमृतीकरण किया। अब अमृतीकरण से क्या होता है, एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अमृतीकरण से गुण की तो वृद्धि होती है, मतलब गुण में तो इम्प्रूवमेंट आ जाती है, लेकिन वर्ण दैट इज कलर की हानि हो जाती है। इसलिए अमृतीकरण के बाद नेक्स्ट स्टेप जो हमारा आता है वो है लोहितीकरण। तो लोहितीकरण नाम से पता चल रहा है, लोहिती दैट इज रेड कलर उसके अंदर इंड्यूस कराना। तो अभ्रक मारक औषधि के साथ मर्दन कर तथा पुट देकर यदि अभ्रक की भस्म लाल वर्ण की न हो तो रक्त वर्ण उत्पन्न करने के लिए, रेड कलर के लिए हम क्या करते हैं, लोहितीकरण। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे कलर वाले जितने भी हमारे द्रव्य है, गंगरेन, हरिद्रा, नागरमोथा, वटमूल, स्वरस, मंजष्टा, क्वाथ आदि, इन सब औषधियों के साथ मिला के हम पुट देते हैं। उसके बाद आता है एक हमारा प्रोसेस सत्वपातन। तो अभी तक हमने जो एक फ्लो चार्ट हमारे दिमाग में बनना चाहिए वो ये है, सबसे पहले हमने शोधन किया, शोधन के बाद हम मारण कर रहे हैं, मारण के बाद हमने अमृतीकरण किया, अमृतीकरण के बाद हमने लोहितीकरण किया। तो हमने कौन से प्रोसेस के बाद कौन सा प्रोसेस किया, क्यों किया, ये हमें क्लियर होना चाहिए। अगर किसी को इन प्रोसेसेस के बीच में डाउट आ रहा है या किसी को थोड़ा ये हो रहा है कि हम बहुत ज़्यादा क्विकली जा रहे हैं, तो एक इंडिविजुअल प्लेलिस्ट बनी हुई है रसशास्त्र एवं भेषजय कल्पना के नाम से, यू कैन गो एंड रेफर टू दोज वीडियोज़। उसमें डिटेल में हमने एक एक टॉपिक को कवर किया है। अगेन आई एम टेलिंग यू, एक रैपिड रिविजन है, इसमें हम क्विकली एक ओवरव्यू लेने वाले हैं जो जो टॉपिक्स हमने कवर किए हैं। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है सत्वपातन। तो सत्वपातन में सत्व का मतलब होता है एसेंस, जो एक मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक कॉन्स्टिट्यूएंट होता है किसी भी द्रव्य में वो। तो सत्व हम किन किन की हेल्प से निकालते हैं, द्रावकगण, क्षार या अम्ल द्रव्यों की हेल्प से हम निकालते हैं, या मित्र पंचक की हेल्प से। फिर हम क्या करते हैं, भट्टी होती है उनमें हम रखते हैं, और जो हमारे कंटेनर्स होते हैं जिसके अंदर हम अपने द्रव्य को रखते हैं उसको हम मूषा बोलते हैं। तो प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, क्षार वर्ग अम्ल द्रव द्रावकगण जिसमें मित्र पंचक आता है हमारा, कि औषधियों के साथ किसी धातु, खनिज, रत्न या अन्य द्रव्य को मर्दन कर। तो हम द्रव्य को क्षार द्रव्य जितने हमारे एल्कलीज है, अम्ल द्रव्य या फिर हमारे जो मित्र पंचक या फिर हमारे द्रावक गण है, उन दोनों को हम मर्दन करते हैं। ये सारे लिक्विड, जिनमें से कोई भी एक लिक्विड हम लेंगे और हमारा द्रव्य, इनके साथ हमने मर्दन किया। मर्दन करके हम गोली बना के सुखाकर उनको मूषा, जो क्रूसिबल्स होते हैं, जो कंटेनर्स होते हैं, उसमें हम रखते हैं।
फिर सत्पातन कोष्ठी होती है, सत्वपातन कोष्ठी में हम उसको तीव्र दमन दैट इज़ बहुत ज़्यादा हीट के लिए हम उसको रखते हैं। उसके बाद जो मूल पदार्थ हमें ऑब्टेन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सत्व कहते हैं, और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सत्वपातन बोलते हैं। तो इसमें दो चीज़ें हमें ध्यान देनी होती है, एक बीजावर्त और एक शुद्धावर्त। तो जब हम धातुओं को द्रवित करने के लिए दमन करने से द्रवित होने वाले द्रव्य के अनुरूप, मतलब कि दो चीज़ें, हमने उसको हीट दी, तो जब द्रव्य से निकलने वाली जो फायर है वो द्रव्य के अकॉर्डिंग कलर की होएगी तो मतलब बीजावर्त स्टेज है। और अगर हमारी जो फायर है उसमें वाइट कलर हमें दिख रहा है तो मतलब शुद्धावर्त है, वाइट प्योर तो शुद्ध, और अकॉर्डिंग टू द द्रव्य अगर फायर आ रही है तो बीजावर्त। उसके बाद आता है कज्जली। कज्जली क्या होता है, हम पारद लेते हैं और गंधक लेते हैं, उन दोनों को साथ में मर्दन करते हैं तो हमारा कज्जली बनता है। ये काजल के समान रंग वाला होता है। उसके बाद आता है सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, धन्वंतरी भाग और रुद्र भाग। धन्वंतरी भाग होता है कि पहले के टाइम में क्या होता था, जो पेशेंट्स है वो वैद्य के पास जाते थे, फिर वैद्य उनको दवाई देता था और पेशेंट्स अपनी मर्जी से और एक आउट ऑफ रिस्पेक्ट वैद्य को कुछ पार्ट दवाई का वापस करता था, और ये फिक्स्ड होता था कौन सी दवाई में कितना पार्ट हमें देना है। जैसे कि जितने में हमारी रस औषधि है उसका हाफ पार्ट हम देते थे, घृत तेल है उनका हाफ पार्ट हम देते थे, अवलेय में 1/8, चूर्ण धातु भस्म वटी वटक इन मतलब जितने में हमारे चूर्ण है, भस्म है या हमारी टैबलेट्स हैं उनमें 1/7, आसव और अरिष्ट में 1/4। तो ये हमें याद करना है कि रस औषधि घृत तेल में 1/2, जितने भी हमारे अवलेय हैं उनमें 1/8, चूर्ण भस्म या हमारी वटी दैट इज टैबलेट्स हैं उनमें 1/7, उसके बाद आसव और अरिष्ट में 1/4। उसके बाद आता है रुद्र भाग कि अगर हम किसी बाहर से व्यापारी से हम कुछ द्रव्य लेके आ रहे हैं औषधि के लिए, तो उसका 1/11 पार्ट ये फिक्स होता है हर एक औषधि के लिए, 1/11 पार्ट जो है वो वैद्य को देते हैं। उसके बाद जो द्रावक गण हमने देखे सत्वपातन विधि में, उसमें हम देखते हैं कि द्रावक वर्ण में कौन कौन से द्रव्य आते हैं, और मित्र पंचक क्या होता है जो हमने कहाँ देखा था, भस्म परीक्षा के अपुनर्भव में। तो द्रावक वर्ण में हमारी ये 6 द्रव्य आते हैं, गुंजा, मधु, गुड़, सर्पी, गुग्गुल और सौभाग्य। इसको हमने कैसे याद किया, गु से स्टार्ट होने वाले हमारे 3 हैं, गुंजा, गुड़ और गुग्गुल, उसके बाद स वाले 2 सर्पी और सौभाग्य, और फिर एक है मधु। फिर आता है मित्र पंचक। तो मित्र पंचक की 2 अलग अलग रेफरेंस दी गई है। रस तरंग की जो हमारी 20th सेंचुरी की बुक है उसके अंदर हमने गुंजा, मधु, सर्पी, सौभाग्य और गुग्गुल देखा है, और रस रत्न समूचे में हमने गुंजा, मधु, सर्पी, सौभाग्य और गुड़ देखा है। मतलब बाकी सारे द्रव्य सेम है, बस इसमें गुग्गुल है 5th द्रव्य और इसमें गुड़ है, और द्रावक गण में ये सारे 6 होते हैं। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी, लेट मी मेक इट क्लियर। हमने क्या देखा कि रस तरंगी के अकॉर्डिंग जो हमारे 6 द्रव्य है उसमें से गुड़ नहीं है, और रस रत्न समूचे में जो हमारे 6 द्रव्य है उसमें से गुग्गुल नहीं है। तो मैंने इसको ऐसे याद कराया था कि रस तरंगी हमारी छोटी बुक है तो उसको थोड़ा सा मतलब उसके अंदर हमने बड़े नाम वाली चीज़ ऐड करी है दैट इज़ गुग्गुल, और रस रत्न समूचे ये बहुत बड़ा वर्ड है अपने आप में, तो उसमें हमारी छोटी चीज़ ऐड हो रही है दैट इज़ गुड़। बाकी की जो 4 है गुंजा, मधु, सर्पी और सौभाग्य, गुंजा, मधु, सर्पी और सौभाग्य ये दोनों में सेम होते हैं। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ मान। अभी तक हमने क्या क्या कवर कर लिया, शोधन, मारण, अमृतीकरण, लोहितीकरण, सत्वपातन, फिर हमने कज्जली देखी, धन्वंतरी भाग, रुद्र भाग, द्रावक गण और मित्र पंचक, ये सारे टॉपिक्स हमारे कवर हो गए। फिर आता है मान। तो मान हमारा 2 टाइप का होता है अगर हम काल के अकॉर्डिंग देखें, मागध और कालिंग के काल में। उसके बाद मान जो है एज अ क्वांटिटी वो हमारी 3 टाइप की होती है, पौतवमान, द्रव्यमान और पाह्यमान। पौतवमान जो है वो सॉलिड्स के लिए होता है, और जो द्रव्यमान है वो द्रव दैट इज लिक्विड्स के लिए होता है। पाह्यमान है लंबाई, चौड़ाई या डिस्टेंस मेजर करने के लिए। उसके बाद एक ये सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक आता है मान में जो सबको याद होना चाहिए, माश टंग अक्ष बिलवानी कुड़व प्रस्थम आड़कम राशीर गोणी खारिकेति यथोत्तर चतुर्गुणा। तो यहाँ पे जितने भी टर्म्स हैं मान के, माश टंग अक्ष बिलवानी बिल्व, फिर कुड़व प्रस्थ आड़क राशि गोणी खारी,
ये सारी ऐसे ऐसे सीक्वेंस में मेंशन की है कि मार्श के 4 टाइम्स टंग होता है, टंग के 4 टाइम्स अक्ष है, अक्ष के 4 टाइम्स बिल्व, फिर उसके 4 टाइम्स कुड़फ, ऐसे करते करते लास्ट हमारा खारी है और इनिशियल हमारा मार्श है। ये किसने दिया? षडांगक पूर्व खंड में ये हमें श्लोक मिलता है। फिर हमने मान की टेबल देखी थी, एक बार इसको भी क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। तो इसको हमने डिवाइड किया था अलग अलग पार्ट्स में, 4 पार्ट्स में। सबसे पहले हमने छोटी वाली टर्म्स देखी थी कि गुंजा, रक्तिका, रति हमारी 125 mg की होती है। उसके बाद 8 रक्तिका, दैट इज़ 8 रत्ती से हमारी एक माशा बनती है जो 1 ग्राम की होती है। फिर 3 माशा से हमारा एक शान, दैट इज़ 3 ग्राम का होता है। फिर 4 माशा से एक टंग 4 ग्राम और एक धरन 4.8 ग्राम का होता है। और जो षडांगर है उनके अकॉर्डिंग शान, टंग और धरन के सारे सिनोनिम्स थे। उसके बाद 2 शान से एक कोल, दैट इज 6 ग्राम। अब ये सेकंड पार्ट आ जाता है, इसमें हमें बस डबल करना है कि 2 शान से एक कोल बना 6 ग्राम, फिर 2 कोल से एक कर्ष बना 12 ग्राम, फिर 2 कर्ष से एक शुक्ति 24 ग्राम, फिर 2 शुक्ति से एक पल 48 ग्राम, 2 पल से एक प्रसृति 96 ग्राम, 2 प्रसृति से एक कुड़फ, दैट इज 192 ग्राम, और 2 कुड़फ से एक मानिका 384 ग्राम, और 2 मानिका से एक प्रस, दैट इज 768 ग्राम। तो पहले हमने 1 वाली टर्म्स देखी थी कि हमारा एक जो हमारी रत्तिका होती है, एक रत्ती होती है, एक गुंजा होती है, वो 125 mg होती है। फिर 8 रत्ती से एक हमारी माशा बनती है 1 ग्राम की, 3 माशा से एक शान हमारा बनता है 3 ग्राम का, और 4 माशा से एक टंक हमारा बनता है 4 ग्राम का। उसके बाद हमने कर्ष देखा कि एक कर्ष जो है हमारा, सॉरी पहले हमने कोल देखा, एक कोल हमारा 6 ग्राम है, दैट इज ट्वाइस ऑफ शान। फिर 2 कोल हमारा एक कर्ष बनाता है, 2 कर्ष से हमारी एक शुक्ति बन रही है, 2 शुक्ति से एक पल, फिर 2 पल से एक प्रसृति, 2 प्रसृति से एक कुड़फ, 2 कुड़फ से एक मानिका, और 2 मानिका से एक प्रस्थ। ये हमने लेक्चर में बहुत अच्छे से याद किए थे, अभी तो बहुत क्विकली रिवाइज करने पड़ रहे हैं हमें। उसके बाद हमने 4 प्रस्थ से फिर 4 वाले आ जाते हैं। 4 प्रस्थ से एक आड़क देखा था जो 3 किलो 72 ग्राम का होता है। फिर 4 आड़क से एक द्रोण, और 4 द्रोण, इसको मिला के हमने देखा था 4 द्रोण से हमारी एक द्रोणी एक गौणी, जिसको हम बोलते हैं 49 kgs 152 ग्राम, और 4 द्रोणी से एक खारी बनती है 196 kgs 608 ग्राम। फिर 100 पल से एक तुला 4 kg 800 ग्राम, और 20 तुला से एक भार 96 kg। उसके बाद आता है हमारा द्रव्यमान। द्रव्यमान हमने देखा लिक्विड्स के लिए होता है, तो इसमें सबसे छोटी जो इसमें इकाई होती है वो बिंदु होती है। और प्रदेशनी जो हमारी ये इंडेक्स फिंगर होती है, उसके 2 पर्व को किसी द्रव पदार्थ में डुबोकर ऊंचा उठाने से गिरी एक बूंद को बिंदु कहते हैं। तो हम इंडेक्स फिंगर को किसी भी लिक्विड में इमर्स कर रहे हैं, उसके बाद हम उसके दोनों पर्व तक हमने उसको इमर्स किया। फिर जब हम उसके दोनों पर्व को उठा लेते हैं, फिर जो एक जो बूंद ड्रॉप होती है जो नीचे गिरती है, उसको हम क्या बोलते हैं? एक बिंदु। और कितनी होती है? एक शान की होती है। फिर इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कुड़फ पात्र का। तो कुड़फ पात्र क्या होता है? मिट्टी, काष्ठ, बांस, लोह आदि इन सबसे बने हुए 4 अंगुल चौड़ा, 4 अंगुल ऊंचा और 4 अंगुल गहरा जो पात्र होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कुड़फ पात्र। उसके बाद एक कुड़फ जो है वो 192 ml होता है। फिर आता है पाह्यमान, जो लंबाई, चौड़ाई और दूरी नापने के लिए होता है। डिस्टेंस मतलब लेंथ, ब्रेथ और डिस्टेंस मेजर करने के लिए जो हमारी मेजरमेंट होती है वो पाह्यमान होता है। पाह्यमान की सबसे छोटी जो इकाई है वो अंगुल होती है। 1 अंगुल होती है, 1 यव होता है, मतलब कि 8 यव को मध्यम से जब हम पिरोते हैं उसमें से, मतलब एक जो हमारी अंगुल होती है वो 8 यव हमने लिए, 8 जौक हमने लिए, उसको बीच में से जब हम एक धागा पिरोते हैं तो उसकी जितनी लेंथ होती है वो होती है हमारी 1 अंगुल। 1 अंगुल कितनी है? 1.905 सेंटीमीटर्स। उसके बाद ये कुछ इम्पॉर्टेंट मेजरमेंट्स है, अगर आपको याद करने हैं तो इट्स ओके, अदरवाइज वो एज सच इम्पॉर्टेंट नहीं है। मेन वो जो मान वाली टेबल है वो सबको याद होनी चाहिए। फिर आता है रस शास्त्र की परिभाषा। तो रस उपरस लोहानि यंत्र आदि करणानि च शुद्ध अर्थम अपि लोहनाम तंत्र आदि करणानि च शुद्धि सत्वम ध्रुतिर भस्म करणम च प्रवक्ष्यते। तो जिसमें रस, उपरस, लोह, यंत्र, फिर शुद्धि के लिए जो प्रोसेस होता है, तंत्र दिए गए हैं, उसके बाद सत्व पातन की, ध्रुति, भस्म, इन सबके जो प्रोसेसेस होते हैं वो जहाँ मेंशन होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? रस शास्त्र बोलते हैं। उसके बाद इसकी निरुक्ति हमने देखी थी, ये सच इम्पॉर्टेंट नहीं है।
फिर हमने पारद के संस्कार में 2 चीज़ें देखी थी कि पारद के वैसे तो 18 संस्कार है जो यहाँ पे मेंशन है, लेकिन आज के टाइम में सिर्फ जो ये इनिशियल 8 है ये पॉसिबल है, बाकी के जो 10 है वो आज के टाइम में प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और लास्ट के जो 3 संस्कार है, क्रामन, वैद्य कर्म और भक्षण, इनके बेसिस पे हमारे 2 कंसेप्ट्स आते हैं, लोहवाद और देहवाद। अब क्या होता है, जब क्रामन से हम वैद्य कर्म वाला प्रोसेस करते हैं, वैद्य कर्म, तो इसमें हम क्या करते हैं, जो निम्न कोटि की हमारी धातु होती है उनको हम उच्च कोटि में कन्वर्ट करें, जैसे सोना वगैरह हम बना रहे हैं, तो ये हो गया हमारा लोहवाद, जिसमें हम छोटी कोटि की धातुओं को उच्च कोटि में कन्वर्ट कर रहे हैं। फिर आता है हमारा भक्षण, तो जब हम वैद्य कर्म से भक्षण की तरफ जाते हैं तो वो होता है देहवाद। इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारा पारद होता है उसको हम अमृत बनाते हैं, तो उसको कंज्यूम करने वाला कोई भी जो व्यक्ति होता है वो क्या होता है, मतलब अमृत उसने पी लिया तो फिर उसकी डेथ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है एक ये सबसे इम्पॉर्टेंट श्लोक, सिद्धे रसे करिष्यामि निर्दारिद्र्यम इदम जगत, कि एक बार अगर जब पारद सिद्ध हो जाएगा तो इस जगत की दरिद्रता दूर हो जाती है। ये पहले के कॉन्टेक्स्ट में बताया गया श्लोक है, क्योंकि पहले के टाइम में लोहवाद हो सकता था कि मतलब छोटी कोटि की धातुओं को हम उच्च कोटि में कन्वर्ट कर देते थे, और देहवाद मतलब कि जिस भी इंसान को हम पिला रहे हैं वो अमृत की तरह ट्रीट हो रहा है वो पारद। तो अगर ये सारी चीज़ें पॉसिबल है तो ऑब्वियसली अगर हमने पारद का संस्कार कर लिया तो फिर तो जगत में कोई दरिद्रता ही नहीं बचेगी, पुअरनेस बचेगी ही नहीं। उसके बाद आता है हमारा रस औषधि की विशेषता, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है कि रस औषधि में क्या उसके इम्पॉर्टेंट उसके गुण होने चाहिए। अल्पमात्रोपयोगित्वात् अरुचेर प्रसंगतः क्षिप्रम आरोग्यदायित्वात् औषधे अधिको रसः, कि हमारी जो एक सबसे बेस्ट क्वालिटी की औषधि तभी मानी जाती है जब एक तो उसकी डोजेज कम हो, अल्प मात्रा में वो उपयोगी हो, दूसरा उसमें कोई टेस्ट ना हो, अरुचि, तीसरा क्षिप्रम आरोग्यदायित्वाद, मतलब बहुत जल्दी वो बॉडी में जाके एक्ट करे और उससे कोई भी हम मतलब ऐसा डिलेड उसके फंक्शन ना हो, क्विकली हमें रिजल्ट्स दिखे। उसके बाद आता है हमारा रसशाला। रसशाला भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, तो रसशाला हमें कहाँ कहाँ बनानी चाहिए जहाँ पे कोई बाधा ना हो, आतंक ना हो, सभी प्रकार की औषधियाँ उपलब्ध हो, पानी हो, ठीक है, धर्म राज्य हो, ऐसा ना हो कि मतलब ऐसा कोई भी रिलीजन वगैरह वहाँ पे फॉलो नहीं होता है, कोई रिलीजन वहाँ फॉलो होना चाहिए, शिव पार्वती जी की पूजा होनी चाहिए, 4 गेट होने चाहिए, 4 दीवार होनी चाहिए, यंत्र होने चाहिए और प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए। फिर हमने देखा था डायरेक्शन का महत्व कि कौन सी डायरेक्शन में क्या क्या काम हम करते हैं रसशाला में, तो उसमें आता है सबसे पहले नॉर्थ डायरेक्शन में लॉर्ड कुबेर, दैट इज़ वैद्य कार्य होता है, जो हमने देखा था अभी लोहवाद में। अब के टाइम में तो ये नहीं पॉसिबल है। फिर आता है नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट, हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे मूव करेंगे। तो नॉर्थ में हमने देखा वैद्य कर्म होता है, दैट इज़ लॉर्ड कुबेर वहाँ पे स्थापित होते हैं। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हमारी लॉर्ड शिवा की होती है, उसमें सद औषधि एवं रसायन संग्रह करते हैं कि मतलब हमारा जितना भी औषधि हमने कलेक्ट करी है उनकी जो प्रेजर्वेशन होती है वो ईशान डायरेक्शन में होती है। उसके बाद आता है हमारा ईस्ट, दैट इज़ पूर्व डायरेक्शन, उसमें हम रस भैरव की स्थापना करते हैं। तो नॉर्थ में हमारी वैद्य कार्य होते हैं, फिर नॉर्थ ईस्ट में हम सारी चीज़ों को स्टोर करते हैं जितनी भी औषधियाँ हमने कलेक्ट की है। उसके बाद आती है ईस्ट डायरेक्शन, उसमें रस भैरव की स्थापना होती है। फिर आती है साउथ ईस्ट, उसमें सारे हमारा अग्नि कर्म होता है क्योंकि साउथ ईस्ट हमारी आग्नेय डायरेक्शन होती है। फिर साउथ डायरेक्शन दक्षिण, उसमें पाषाण कूटने का, पीसने का, ये सारे कार्य होते हैं। फिर साउथ वेस्ट में शस्त्र काम, काटने वाले जितने भी काम होते हैं वो होते हैं। फिर वेस्ट डायरेक्शन आती है, वेस्ट से हमने याद किया था डब्ल्यू से वेस्ट, डब्ल्यू से वॉशिंग, तो जितने भी धोने के कार्य होते हैं, शालन दैट इज़ वॉशिंग के जितने भी प्रोसेस होते हैं वो हमारे वेस्ट डायरेक्शन में होते हैं। फिर नॉर्थ वेस्ट दैट इज़ वायव्य, वायु का काम होता है सुखाने का, तो जितने भी सुखाने का काम होता है वो हमारा नॉर्थ वेस्ट में होता है। तो एक ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, इससे याद करना ईजी रहेगा। फिर हमने देखा था रसशाला में इतना इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद एक ये रस मंडप बनता है, ऐसे हम कमल का फूल बनाते हैं, बीच में हमारा रसलिंग होता है, शिवलिंग जिसको हम बोलते हैं, और स्वर्ण और पारद से वो निर्मित होता है। और ऐसे साइड में हमने सारे जितने भी हमारे द्रव्य होते हैं इंपॉर्टेंट वो सारे हम उसमें प्लेस करते हैं।
उसके बाद आता है भेषजागार। भेषजागार एक वो प्लेस होती है जहाँ पे एकत्र की गई औषधियों को, कलेक्टेड औषधियों को हम स्टोर करके रखते हैं। इसकी डायरेक्शन ईशान डायरेक्शन होती है। उसके बाद आता है एक शुष्क आर्द्र द्रव्य ग्राह्य नियम। शुष्क मतलब ड्राई और आर्द्र मतलब फ्रेश। तो जनरली जितने भी बुक्स में जो भी क्वांटिटीज़ लिखी गई है वो सारी ड्राइड ड्रग्स के रेफरेंस में लिखी गई है। तो मतलब फॉर एग्जांपल अगर किसी बुक में ये लिखा है कि हमें ये द्रव्य 125 ग्राम्स लेना है फॉर एग्जांपल, तो अगर हम फ्रेश द्रव्य यूज़ कर रहे हैं तो हमें 125 का डबल लेना है। लेकिन अगर हम ड्राइड फॉर्म में द्रव्य को ले रहे हैं तो हम 125 लेंगे। मतलब कहने का मतलब सिर्फ ये है कि जितने भी मेजरमेंट्स हमारी बुक्स में दी गई है वो जनरली ड्राइड फॉर्म ऑफ द्रव्य उसकी दी गई है। और अगर हम ड्राई द्रव्य नहीं यूज़ कर रहे और हम फ्रेश द्रव्य यूज़ कर रहे हैं तो हमें उसकी क्वांटिटी डबल करनी है। क्यों डबल करनी है? क्योंकि फ्रेश में वाटर का भी वेट होता है, ड्राई में वाटर का वेट भी नहीं है। तो जो हमें जो फाइटोकेमिकल चाहिए वो ड्राई में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वेट, इसलिए हम वेट फॉर्म में हम डबल अमाउंट लेते हैं। तो औषध निर्माण में द्रव्य शुष्क एवं नवीन दैट इज न्यू एंड ड्राई ही लेना उपयोगी रहता है। किंतु जहाँ पर आर्द्र एवं ताज़ा द्रव्य का प्रयोग से औषध निर्माण करना हो तो वहाँ पर आर्द्र द्रव्य शुष्क द्रव्य से दुगुनी मात्रा में लेनी चाहिए, दैट इज ट्वाइस इनटू ड्राई फॉर्म। और इस द्रव्य के उपवाद मतलब क्या क्या हमारे एक्सेप्शंस है, गुड़ुचि, कुटज, वासा, कुष्मांड, शतावरी, अश्वगंधा, हरित की, पुनर्नवा, विदारी, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स है। क्यों एक्सेप्शंस है इसके? क्योंकि इन सभी ये जो द्रव्य है वो हम हमेशा फ्रेश फॉर्म में ही यूज़ करते हैं, इनको कभी भी हम ड्राई फॉर्म में यूज़ नहीं करते। उसके बाद आता है ये कितने से कितना, हाँ, ये प्रस्थ से एक तुला तक ही ये जो रूल है वो एप्लीकेबल होता है। ना ज़्यादा स्मॉल क्वांटिटीज़ में इसको हम कंसिडर करते हैं, ना ज़्यादा लार्ज क्वांटिटीज़ में। फिर सेकंड एक नियम आता है हमारा नव पुराण ग्राह्य द्रव्य ग्राह्य नियम, कि किन द्रव्य को हम नया लेते हैं, किन द्रव्य को हम पुराना लेते हैं। यस, इसमें एक लिस्ट है कि जैसे कि ये हमने जो लास्ट में भी लिस्ट देखी थी, गुड़ुचि, कुटज, वासा, कुष्मांड, अश्वगंधा, सहचर और शतपुष्प, ये सारे द्रव्य तो हम नए लेते हैं। उसके बाद कौन कौन से द्रव्य हम पुराने लेते हैं? विडंग है, पिपली है, गुड़, धान्य, आज्य, माक्षिक और धनिया, ये सारे द्रव्य हम नए, जितने पुराने हो उतना अच्छा है। आपने घर में भी सुना होगा चावल जितना पुराने उतना अच्छा होता है, क्योंकि वो जितना पुराना चावल होगा वो लाइट लघु होता जाता है। गुड़ जितना पुराना होता है वो अच्छा होता है। पिपली, विडंग, फिर हमारा घृत जितना पुराना होता है वो अच्छा होता है। उसके बाद हम मूव करते हैं औषध द्रव्य संग्रहण एंड औषध द्रव्य संरक्षण, दैट इज द्रव्यों की कलेक्शन हमें कैसे करनी है और द्रव्य की प्रेजर्वेशन हमें कैसे करनी है। तो उसमें मेन पॉइंट्स क्या क्या है कि चरक के अनुसार साधारण या जंगल देश से हम औषधियाँ कलेक्ट करते हैं जहाँ पे समय के अनुसार ऋतु होती है। फिर भूमि जो है वो कैसी होनी चाहिए? समतल होनी चाहिए, उस पर कोई भी हल ना चलाया हो, है ना। और मिट्टी जो है वो स्निग्ध होनी चाहिए, मधुर होनी चाहिए और येलो पीले वर्ण की होनी चाहिए। ऐसी भूमि से हम औषधि का कलेक्शन करते हैं। और शमशान, चैत्य, देवागर, यजनागर, सभागृह, कोटर रहित या तथा दीमक वाली मिट्टी नहीं होनी चाहिए। तो ये था आचार्य चरक के अनुसार। फिर आचार्य षाढंगर के अनुसार क्या है? साधारण देश से उत्तर दिशा में उत्पन्न औषध द्रव्यों का ग्रहण करना चाहिए। तो आचार्य चरक के अनुसार साधारण या फिर जंगल देश से, लेकिन आचार्य षाढंगर के अनुसार हम साधारण देश से उत्तर दिशा में उत्पन्न जो भी औषधियाँ हैं उनका कलेक्शन करना चाहिए, क्योंकि उत्तर दिशा में उत्पन्न जो भी हमारी द्रव्य होते हैं वो विशेष रूप से अपने सभी गुण, रस, गुण, वीर्य, विपाक, जितने भी प्रॉपर्टीज उसमें होनी चाहिए वो सारी उसमें आ जाती है। फिर हमने ये देखा था कि अगर कोई प्राणज द्रव्य है, जैसे अगर हमें ब्लड, हेयर मतलब रक्त, केश, नेल्स, नख, अस्थि, मांस, वसा, शुक्र, ये सब अगर हम चाहिए तो युवा दैट इज यंग एनिमल्स का हम ऑब्टेन करते हैं। और दुग्ध, मल, मूत्र, ये सब अगर हमें चाहिए तो जब उनका आहार पच जाता है एनिमल्स का तब हमें कलेक्ट करना चाहिए। उसके बाद क्या विधि रहती है? मंगल आचरण करते हुए पवित्र होकर शुक्ल पक्ष में दैट इज सुबह सुबह देवता, अश्विनी कुमार, गाय, ब्राह्मण की पूजा करके
उत्तर या पूर्व दिशा में मुख करके औषधियों का संग्रहण करना चाहिए। उसके बाद ये एक टेबल आती है कि कौन से ऋतु में कौन से पार्ट्स का हम संग्रहण करते हैं, या आप रिवाइज कर लेना। फिर आता है हमारा संरक्षण, दैट इज इनका हम प्रेजर्वेशन कैसे करते हैं। तो हम सबसे पहले उनको सुखाते हैं। जिन द्रव्यों को धूप में सुखाना चाहिए उनको धूप में सुखाते हैं। जो द्रव्य धूप में सुखाने से खराब हो जाएंगे उनको हम छाया में सुखाते हैं। तो या तो हम धूप में सुखाएंगे या हम छाया में सुखाएंगे। फिर आता है आचार्य चरक अनुसार औषधियों का संग्रहण कर, दैट इज उनको कलेक्ट करने के बाद धूप में या छाया में सुखाकर नमी दूर, उसके अंदर जो मॉइस्चर था जब वो दूर हो जाए, औषधियों के गुण अनुरूप पात्रों पे धूमन करके, धूमन मतलब उनको स्टेरलाइज करके औषध रख के पिधान लगाकर मुख को बंद किया जाता है। तो एक सिंपल से उन्होंने क्या बताया कि हमने औषधि का संग्रहण किया, औषधि को कलेक्ट किया, फिर उसको हमने सुखा लिया, या तो धूप में सुखाया छाया में सुखाया जब तक उसकी नमी दूर नहीं हो जाती। उसके बाद जो उसके अकॉर्डिंग गुण जो उसको ख़राब ना करे वैसे उसके पात्र में हमने उसको स्टेरलाइज करके रख दिया और फिर उसको बंद करके स्टोर कर लिया। उसके बाद आता है हमारा कि आधुनिक अनुसार क्या होता है, 20x20 फीट हमारे बड़े बड़े कमरे होते हैं, उसमें 15 फीट ऊंची छत होती है और बहुत सारी खिड़कियाँ उसमें होती है, और बड़े बड़े ड्रम होते हैं जिसमें हम ढक्कन लगा के औषधि को रख देते हैं। उसके बाद आता है उस पर क्या क्या हम एक लिस्ट बनाते हैं, हम उसमें क्या क्या लिखते हैं, औषध का नाम लिखते हैं, ग्रंथाधार लिखते हैं, बैच नंबर, निर्माण तिथि, वीर्यहीन दैट इज उसकी एक्सपायरी डेट हम मेंशन करते हैं, मूल्य कितनी उसमें अमाउंट है, घटक द्रव्य क्या क्या द्रव्य उसके अंदर प्रेजेंट है, उसके बाद प्रयोग, मात्रा, उपयोग और निर्माता का नाम, मतलब उसमें बैच नंबर, उसका नाम कि क्या औषधि है वो, उसमें द्रव्य क्या क्या है, उसकी शेल्फ लाइफ क्या है और उसकी मतलब एक्सपायरी डेट क्या है, किसने उसको बनाया है, उसका नाम और पता, ये सारी चीज़ें हम उस पर मेंशन करते हैं। जो बड़े बड़े ड्रम हमने बनाए उसके आगे हम एक चिट लगा देते हैं। उसके बाद एक टॉपिक आता है हमारा शेल्फ लाइफ का। तो शेल्फ लाइफ एज वी ऑल नो, जो एक्सपायरी डेट हमारी हर द्रव्य में मेंशन होनी चाहिए, ये एक एक्ट निकाला था। ये रहा एक एक्ट आया था, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1945। ये है हमारा 161B के अनुसार। इन्होंने क्या बोला था, भारत सरकार के आयुष विभाग द्वारा 1 अप्रैल 2010 से सवीर्यता अवधि का समय निर्धारित किया गया है। तो मतलब उन्होंने ये चीज़ बोला था कि जितने भी आयुर्वेदिक मेडिसिन होती है उन सभी पे एक्सपायरी डेट जो है वो मेंशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसके बिना कोई भी मेडिसिन जो है वो मार्केट में सर्कुलेट नहीं होएगी, और अगर जो मेडिसिन जो है एक्सपायर हो गई तो भी वो मार्केट में सर्कुलेट नहीं होनी चाहिए। तो पहले के आचार्यों के अकॉर्डिंग जो शेल्फ लाइफ है उन्होंने ये बताई थी कि चूर्ण जो पाउडर्स हमारे होते हैं वो 2 महीने, गुटिका जो हमारी टैबलेट्स और ले होता है वो 1 साल, घी, तेल, वसा आदि 4 महीने, लघुपा की औषधि 1 साल। मतलब चूर्ण 2 महीने, जो हमारे घी, तेल, वसा आदि है 4 महीने, हमारी गुटिका और लेह और हमारी लघुपा की औषधियाँ 1-1 साल, और जितने भी मेरे आसव है, अरिष्ट है और हमारी रस औषधियों के भस्म है, ये सारी जो है उनको कंसिडर किया जाता था कि कभी भी ख़राब नहीं होती, वो जितनी पुरानी होगी उतना अच्छा होता है। लेकिन अब जो शेल्फ लाइफ आई है वो ये एक टेबल है पूरी प्रॉपर, इसमें से मेन जो है वो मैं आपको बता देती हूँ कि चूर्ण की अब 2 साल हो गई, पहले 2 महीने थी, अब चूर्ण की 2 साल हो गई है। फिर आता है हमारा आसव अरिष्ट। अब देखो, पहले उन्होंने बताया था कि आसव अरिष्ट जितने पुराने उतना अच्छा है, लेकिन इस एक्ट के अकॉर्डिंग हमें मेंशन करना ही पड़ेगा कि शेल्फ लाइफ क्या है, मतलब एक्सपायरी डेट क्या है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट सेक हम मेंशन कर देते हैं कि 10 ईयर्स उसकी शेल्फ लाइफ है, बट ऐसा नहीं होता। आसव अरिष्ट जितने भी पुराने हो उतने अच्छे कंसिडर किए जाते हैं। तो आसव अरिष्ट रस औषधियाँ 10 साल, फिर अवले हमारा 3 साल, उसके बाद आता है घृत 2 साल, तेल 3 साल। उसके बाद हमारी 2 सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, जो हमारी भस्म और परपटी होती है उनका भी 10-10 साल होता है, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस है। जैसे परपटी में एक एक्सेप्शन है श्वेत परपटी, उसका 2 साल, और भस्म में 3 चीज़ें हैं, क्या क्या, नाग, वंग और ताम्र। इसको हमने याद किया था NVT से, नाग, वंग और ताम्र, इनके है 5 साल। तो भस्म और परपटी की 10 साल है इन जनरल, लेकिन परपटी में श्वेत परपटी की 2 साल और भस्म में NVT, नाग, वंग और ताम्र, इनकी 5 साल।
तो ये था हमारा कुछ कुछ इंपॉर्टेंट सर्ववीर्यता, दैट इज शेल्फ लाइफ की, मतलब कि क्या क्या उनकी शेल्फ लाइफ है। अब उसके बाद एक आता है हमारा भेषज प्रयोग विधि, कि हमने मेडिसिन तो बना ली, अब इनको यूज़ कैसे करना है। तो इसमें 3 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं, क्या क्या, एक है अनुपान, एक होता है औषध की मात्रा, और एक होता है हमारा, एक सेकेंड, औषध की मात्रा, समय, यस, औषध सेवन काल, औषध की मात्रा और अनुपान, ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं भेषज प्रयोग विधि में। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे औषध मात्रा। तो पहले के अकॉर्डिंग क्या क्या था, आचार्य सुश्रुत के अनुसार उन्होंने 3 चीज़ें बताई है कि जब एक छोटा सा बच्चा है वो सिर्फ मिल्क कंज्यूम कर रहा है, दैट इज क्षीरप अवस्था है, क्षीर होता है मिल्क, तो जब वो क्षीरप अवस्था में है तो उसको कितनी औषधि देनी चाहिए, 2 उंगली पर, दैट इज 1 चुटकी उसे हमें औषधि देते हैं। फिर है क्षीर अन्नाद, मतलब दूध और खाना, वो दोनों चीज़ें कंज्यूम कर रहा है, तो कोल अस्थि, दैट इज बेर की गुठली के समान हम उसको औषधि देते हैं। और फिर अन्नाद, जब वो खाना खाने लग जाए तो कोल, जितनी हमारी कोल है उतनी मेजरमेंट हम उसको औषधि देते हैं। तो क्या क्या उन्होंने बताया, क्षीरप अवस्था में 1 चुटकी के समान, क्षीर अन्नाद अवस्था में हम देते हैं बेर की गुठली के समान, और अन्नाद में 1 कोल। उसके बाद आता है षाडंगर। षाडंगर ने बहुत अच्छे से बताया है, उन्होंने बोला है कि पहले महीने में हम 1 रत्ती देते हैं, उसके बाद जब तक वो 1 साल का नहीं हो जाता तब तक हम 1-1 रत्ती हर महीने बढ़ाते हैं। पहले महीने में 1 रत्ती, उसके बाद प्रति मास हर महीने 1-1 रत्ती बढ़ाते हैं। फिर जब वो 1 साल का हो जाता है तो 1 माशा, फिर 1 साल से 16 साल तक 1-1 माशा हम डेली बढ़ाते हैं, मतलब डेली नहीं, हर साल बढ़ाते हैं। पहले हमने क्या किया, पहले मंथ में 1 रत्ती, फिर हर महीने 1-1 रत्ती बढ़ाएंगे। फिर जब वो 1 साल का हो जाएगा तो 1 माशा, फिर हर साल 16 साल तक की एज में हर साल हम उसको 1-1 माशा इंक्रीज करके देंगे। तो 16 से 70 के बीच में फिक्स अमाउंट 16 माशा हो जाएगी, और 70 वर्ष के बाद जिस सीक्वेंस में हमने उसको इंक्रीज़ किया है उसी सीक्वेंस में हम उसको डिक्रीज़ करते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये जो मात्रा है वो चूर्ण और कल्क की है, कषाय आदि की मात्रा इससे 4 गुना हम लेते हैं। तो ये जो भी अमाउंट हमने देखी कि 1 रत्ती, फिर 1 माशा, फिर 16 माशा, ये सारी किसकी है, चूर्ण और कल्क की है। कषाय आदि जितने भी पीने वाली हमारी औषधियाँ हैं उनमें ये मात्रा 4 गुना हो जाएगी। उसके बाद आता है एक ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें पता होनी चाहिए कि पहले के टाइम में जो अग्नि बल था और जो नॉर्मल बॉडी की स्ट्रेंथ थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन आज के टाइम पे जो हम इन फ्यूचर जो हम वैद्यास हैं उनको ये कंसिडर नहीं करना चाहिए। उनको इस चीज़ के साथ साथ जो भी हमारे पास पेशेंट आएगा उसकी अग्नि देख के और उसके बल को देख के और उसको जो डिजीज़ है उन सभी फैक्टर्स को कंसिडर करके फिर औषधि की मात्रा कंसिडर करनी चाहिए। उसके बाद सेकंड पॉइंट इसमें आता है अनुपान का। अनुपान होता है अनुपश्चात सह व पीयते इति अनुपानम। तो या तो किसी औषधि के साथ लेने वाली चीज़ या फिर औषधि के बाद लेने वाली चीज़, उसको हम क्या बोलते हैं, अनुपान। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जैसे कि हाँ, कि अनुपान हम एक सबसे श्रेष्ठ अनुपान क्या होता है, उसके क्या लक्षण होते हैं। तो यद आहार गुणे पानम विपरीतम तद इष्यते अन अनुपानम धातुनाम दृष्टम यन विरोधी च। तो ये क्या बोल रहे हैं कि जो द्रव पदार्थ औषध व आहार द्रव्यों के गुणों से विपरीत गुण वाली हो और धातुओं को विरोधी ना हो, कि मतलब मैं जो आहार और औषधि ले रही हूँ उसके विपरीत गुण वाली हो, ताकि मेरी जो आहार और औषधि है उसके साइड इफ़ेक्ट्स ना हो बॉडी में जाके, और वो जो अनुपान है वो जाके मेरी बॉडी की धातुओं को विरोध ना करे, वैसा हमारा अनुपान होना चाहिए। तो अनुपान की मात्रा वात पित्त कफ में क्या क्या होती है, 3 पल वात में, पित्त में 2 पल और कफ में 1 पल। उसके बाद आता है कि वातज विकार में हम स्निग्ध और उष्ण गुण वाला, मतलब वही जो वातज है वो रुक्ष होता है, शीत होता है, तो उसके ऑपोजिट गुण वाला हम अनुपान ले रहे हैं, दैट इज स्निग्ध उष्ण। पित्त में मधुर शीतल हो जाएगा, कफ में रुक्ष और उष्ण हो जाएगा। उसके बाद आता है महेंद्र जल सर्वश्रेष्ठ अनुपान माना जाता है, और कुछ डिजीजेस के अकॉर्डिंग के कुछ एग्जाम्पल्स है, क्लासिकल एग्जाम्पल्स अनुपान के, जैसे शूल पेन हो रहा है तो हम हिंगू और घृत मिला के दे रहे हैं, पुराना ज्वर है तो काली मिर्च और तुलसी का स्वरस हम मिला के देते हैं, वात व्याधि है तो लहसुन को शीर पाक दैट इज दूध में पका के हम दे रहे हैं, गृहिणी है तो तक्र, छर्दी है तो लाजा, कृमि है तो विड़ंग का चूर्ण, और अतिसार है तो कुटज। ये सारे कुछ क्लासिकल अनुपान के एग्जाम्पल्स है।
उसके बाद एक आता है औषध सेवन काल। भेषज प्रयोग विधि का लास्ट पॉइंट जो है औषध सेवन काल, कि हमें कौन से टाइम में औषधि का सेवन करना चाहिए। तो आचार्य चरक ने 10 औषध सेवन काल बताए हैं। 2 भुक्तादो उन्होंने बताए हैं। भुक्तादो मतलब अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक, एकदम उठते ही जो टाइम है, तो उसमें सबसे बलवान रोगी, ठीक है, मतलब अगर बहुत ज़्यादा पावरफुल हमारा पेशेंट है और उसका रोग भी पावरफुल है, तो उस टाइम में हम भुगता दो अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक हम देते हैं। फिर सेकंड भुगता दो जस्ट बिफोर फूड, उसमें हम दे रहे हैं अपान वायु में। मध्य दैट इज बिटवीन सिंगल मील, उसको हम दे रहे हैं समान वायु। पश्चात 2 आते हैं, एक होता है मॉर्निंग फूड के बाद, एक आता है पश्चात हमारा इवनिंग फूड के बाद। तो मॉर्निंग फूड के बाद हम दे रहे हैं व्यान वायु में, इवनिंग फूड के बाद हम दे रहे हैं उदान वायु में। ये हमने कैसे याद किया था, मतलब एब्सेंस, फूड नहीं है, फूड से पहले हम दे रहे हैं तो अपान वायु, फूड के बीच में हम दे रहे हैं तो समान वायु। फिर सुबह के टाइम हम क्या करते हैं, व्यायाम, तो सुबह के खाने के बाद हम दे रहे हैं तो व्यान वायु। और रात को हम उदास होते हैं, मतलब उदासी वाला फेज हमारा रात को आता है, तो रात के शाम के खाने के बाद अगर हम दे रहे हैं तो उदान वायु। उसके बाद हमारा आता है मुहुर्मुहुर, दैट इज फ्रीक्वेंटली श्वास कास पिपासा में हम देते हैं। समुद्र दैट इज खाने से पहले और खाने के बाद हम हिक्का में देते हैं। भक्त संयुक्त दैट इज खाने में मिला के हम अरुचि में देते हैं। फिर ग्रास दैट इज बॉलस, हर एक बाइट के साथ प्राणवायु, और ग्रास अंदर हर एक बाइट के बीच में वो भी प्राणवायु। तो अगर हम बिल्कुल माइन्यूट डिटेल्स दैट इज बाइट की बात करें तो प्राणवायु की बात आती है। तो ये 10 जो हमारे औषध काल है वो दिए थे आचार्य चरक ने। फिर आचार्य सुश्रुत ने भी बहुत एक सिमिलर दिए थे कि अभक्त खाने के बगैर, प्राक भक्त खाने से पहले, अधो भक्त खाने के बाद, मध्य भक्त खाने के बीच में, फिर अंतरा भक्त 2 मील्स के बीच में, फिर सभक्त खाने के साथ मिला के, फिर सामुद्गम खाने से पहले, खाने के बाद, मुहुर्मुहुर फ्रीक्वेंटली, ग्रासम और ग्रासांतर। उसके बाद आता है आचार्य हमारे जो वाग्भट है, उन्होंने अष्टांग हृदय में 11 दिए हैं। जो उन्होंने ऐड किया था एक्स्ट्रा वो निशी है। निशी हम यूज़ करते हैं सेवन काल जब किसी को ऊर्ध्व जत्रुकर विकार होते हैं। तो ये था निशा निशी जो है ऊर्ध्व जत्रुकर विकार में। फिर आचार्य षडांगर ने 5 याद किया है। तो अगर आपको इंडिविजुअल याद ना हो तो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट नंबर याद होने चाहिए कि आचार्य चरक के अगर आपने याद कर लिए। उसके बाद आचार्य सुश्रुत ने भी 10 दिए हैं, आचार्य वाग्भट ने 11 दिए, तो 11th उन्होंने निशी ऐड किया है। फिर आचार्य षडांगर, ये बहुत सिंपल थे, इन्होंने सिर्फ 5 औषध सेवन काल दिए। क्या क्या, सूर्योदय दैट इज सनराइज के टाइम, दिव सब भोजन दैट इज दिन के टाइम जो मील्स है उसके साथ, सायांतर दैट इज शाम के टाइम इवनिंग में, फिर मुहुर्मुहुर दैट इज फ्रीक्वेंटली, और निशी सोने के टाइम। तो ये आचार्य षडांगर ने 5 औषध सेवन काल दिए थे। हमारा रस शास्त्र वाला जितना भी पार्ट था वो खत्म हो गया है। अब हम मूव करेंगे कल्पनाओं के टुवर्ड्स। तो सबसे पहले आता है पंचविध कषाय कल्पना। तो पंचविध कषाय कल्पना में क्या क्या आता है, पंचविधम कषाय कल्पनम इति तथ्यतः स्वरस कल्क श्रुत जो हमारा क्वाथ होता है, शीत और फांड, ये 5 हमारी मेन प्राइमरी कल्पनाज होती है। इसमें हमें जो ध्यान रखना है वो ये है कि ये सीक्वेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये जो सीक्वेंस है वो बल के अकॉर्डिंग है। दैट इज जो स्वरस है वो हमारा सबसे ज़्यादा बलवान होता है, फिर फांड हमारा लीस्ट बलवान होता है। ऑब्वियस ही बात है कि स्वरस है, हम एक्सट्रैक्ट जूस निकाल रहे हैं किसी चीज़ का, तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो सबसे पहले तो आचार्य चरक के अकॉर्डिंग तो ये 5 कल्पनाएं थी, स्वरस कल्क श्रुत जो हमारा क्वाथ होता है, शीत और फांड। फिर आचार्य सुश्रुत ने इसमें एक ऐड कर ली थी शीर, बाकी 5 चरक वाली थी। और आचार्य काश्यप ने 7 दी थी, चूर्ण शीत कषाय स्वरस अभिशव मध्य कल्क और फांड और कल्क सॉरी। तो इसमें उन्होंने एक्स्ट्रा क्या क्या ऐड की थी, एक चूर्ण और एक अभिशव दैट इज मध्य कल्पना, और श्रुत को उन्होंने कषाय बोला था। उसके बाद आता है हमारा पंचविध कषाय योनि। तो जो हमारे षड रस होते हैं उसमें सिर्फ अगर हम लवण को हटा दें तो बाकी जो भी हमारे रस होते हैं वही हमारे पंचविध कषाय योनि होती है। लवण क्यों नहीं होता पंचविध कषाय योनि में, क्योंकि एक तो उसका जूस नहीं निकल सकता, हमेशा सूखा होता है, पानी में मिला दो तो पूरा ही पानी में घुल जाता है। तो ये सब रीज़न की वजह से हमने उसको पंचविध कषाय योनि में इंक्लूड नहीं किया था। फिर सबसे पहले आती है हमारी स्वरस कल्पना। तो स्वरस कल्पना क्या होता है,
यंत्र निष्पीडिता द्रव्यात् रसः स्वरस उच्यते, मतलब जिसको यंत्र के द्वारा निष्पीडन दैट इज कंप्रेस करके निकाला जाए उसको क्या बोलते हैं, स्वरस बोलते हैं, जो एक्सट्रैक्ट होता है वो। तो द्रव्य को यंत्र से निष्पीडन दैट इज दबाकर निचोड़ने से जो रस निकलता है उसे हम स्वरस कहते हैं। अब अगर हमारे पास फ्रेश द्रव्य नहीं अवेलेबल है तो हम क्या करेंगे, तो हम ड्राइड द्रव्य को चूर्णाम आड़कम उदकस्य अहोरात्र स्थितः मृदुत्पुतम स्वरस्वत प्रयोजन। तो हम क्या करेंगे, जो भी द्रव्य फ्रेश फॉर्म में अवेलेबल नहीं है, मतलब उसको हम कूट पीट के ऐसे प्रेस करके और निचोड़ के हम उसका स्वरस नहीं निकाल सकते, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस द्रव्य का जो ड्राइड फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल है उसको चूर्ण बनाएंगे। एक आड़क हम वो द्रव्य लेंगे, एक आड़क हम पानी लेंगे, दोनों को हम पूरा एक दिन एक रात दैट इज 24 आवर्स के लिए साथ में भिगो के रखेंगे। फिर नेक्स्ट डे हम उसको छान लेंगे, तो वो जो निकलेगा वो हमारा स्वरस होएगा। उसके बाद आता है पुटपाक स्वरस विधि, कि अगर किसी द्रव्य में ऐसे कूटने पीसने से और इन सब उससे भी मतलब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम पूरा इतना वेट करें 24 घंटों का और फिर हम स्वरस निकालें, तो उन केसेस में हम क्या करते हैं, द्रव्य के पत्तों को कूट पीस कर कल्क बनाते हैं, मतलब कि पेस्ट बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उस कल्क का गोला बनाते हैं, फिर उस पर किस किस की वो लगाते हैं, वटपत्र, गंभारी पत्र और जामुन, मतलब ये तीनों पत्तियाँ वट, गंभारी और जामुन, इनकी पत्तियां लपेटते हैं और 1 अंगुल मोटा हम आटे का लेप लगाते हैं। मतलब हमने एक गोला बनाया, उसके जो भी पत्ते थे उस द्रव्य के, उसके लीव्स के हमने एक पेस्ट बनाया, उसका गोला बनाया, गोले पे हमने पत्तियां लगाई जामुन, वट और गंभारी की, उसके ऊपर हमने 1 अंगुल मोटा आटे का लेप किया। उसके बाद हम 2 अंगुल मोटा उस पर चिकनी मिट्टी का लेप करते हैं, फिर उस पर पुट देते हैं हम, पुट के बाद मतलब अग्नि देते हैं पुट के द्वारा। फिर जब वो लाल वर्ण का हो जाएगा तब तक हम उसको अग्नि देंगे, जब वो लाल वर्ण का हो जाएगा उसको वस्त्र से निचोड़ के उसका स्वरस निकाल लेंगे। उसके बाद स्वरस की मात्रा कितनी होती है, अर्धपल दैट इज 24 ग्राम मात्रा होती है, और शुष्क द्रव्य दैट इज अग्नि सिद्ध जो रस होती है उसकी 1 पल होती है। फिर आता है हमारा सेकेंड कल्पना, कल्क कल्पना। कल्क कल्पना में क्या होता है, यह पिंडो रस पिष्टानाम कल्कः स परिकीर्तितः, द्रव्य को रस सहित पीसकर पिंड बना लेना कल्क कहलाता है। पिंड मतलब एक गोला सा बना लेना। कल्क होता है पेस्ट, जैसे हमने पत्तियां ली है ना, नीम की पत्ती ली हमने और उसको बहुत अच्छे से उसका पेस्ट बना लिया, तो वो कल्क बोला जाता है। फिर हम इसमें क्या लेते हैं, इसकी अमाउंट कितनी होती है, इसकी अमाउंट होती है 1 कश दैट इज 12 ग्राम। उसके बाद आता है हमारा थर्ड कल्पना दैट इज क्वाथ कल्पना। क्वाथ होता है काढ़ा बनाना। तो वहनो तो क्वथितम द्रव्यम श्रुतम आहु चिकित्सा, तो वहनी दैट इज अग्नि के द्वारा क्वथित उबाल लेने पे जो कल्पना बनती है उसको हम क्वाथ बोलते हैं। तो द्रव्य को जल के साथ अग्नि पर उबाल कर जो द्रव प्राप्त होता है उसे श्रुत या क्वाथ दैट इज काढ़ा बोलते हैं। मेन कन्फर्मेटरी टेस्ट इसका क्या होता है, गतरस होना, मतलब कि जो भी औषधियों के साथ हम पानी में उबाल रहे हैं वो सारे औषधि के गुण, रस वगैरह और स्मेल वगैरह वो सारी पानी में आ जानी चाहिए। फिर इसमें हम क्या ले रहे हैं, यवकुट किए 1 पल द्रव्य में 16 गुना पानी, तो हम कितना 16 टाइम्स पानी डालकर मंद अग्नि पर पकाते हैं और 1/8 रहने तक उसको उबालते हैं और फिर उसको छान के कंज्यूम करते हैं। और इसको पेशेंट को हम कोष्ण दैट इज गुनगुने अवस्था में ही उसको पिलाना चाहिए। उसके बाद इसकी मात्रा ये तो इम्पॉर्टेंट नहीं है। फिर हाँ, क्वाथ के 7 प्रकार होते हैं, पाचन, दीपनीय, शोधन, शमन, तर्पण, क्लेदन और शोषी। उसके बाद आता है इसमें प्रक्षेप की मात्रा। तो ये हमने बहुत अच्छे से याद की थी कि शर्करा की मात्रा जो है वात पित्त कफ में वो 1/4, 1/8, 1/6 होती है। मधु की मात्रा इसमें ऑपोजिट हो जाती है। तो ये हमने ऐसे याद किया था, मधु जो है वो कफज जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा होता है, तो उसमें मधु जो है हम वो कफज पे सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। और शर्करा शुगर जो है वो बहुत मतलब ऐसा मना करते हैं कफज लोगों को, तो कफज में शर्करा लीस्ट है 1/16 और कफज में मधु जो है वो सबसे ज़्यादा है दैट इज़ 1/4। तो इसीलिए ये 1/4, 1/8, 1/16 ये सीक्वेंस रहेगी शर्करा में और 1/16 से 1/4 ये सीक्वेंस रहेगी मधु में।
उसके बाद आता है क्वाथ निर्माण की सावधानियाँ, कि एक तो जो भी हम द्रव्य बनाएंगे, जिस भी द्रव्य का हमें काढ़ा बनाना है, उसका यवकुट चूर्ण होना चाहिए, दैट इज कोर्स पाउडर होना चाहिए। अगर वो बहुत ज़्यादा फाइन, फॉर एग्जाम्पल आप जो घर में चाय पत्ती भी यूज़ करते हो तो वो भी कोर्स होती है, ऐसे बहुत ज़्यादा फाइन नहीं होती, क्योंकि अगर आप उसको फाइन ही बना लोगे तो वो छनने पे सारी छन जाएगी। तो ये होना चाहिए कि हम यवकुट करते हैं, दैट इज कोर्स पाउडर बनाते हैं। दूसरा क्या है कि उसको पकाने के समय हम मंद गैस पे उसको चढ़ाते हैं, मंद अग्नि पे उसको बनाते हैं, और उसको कभी भी ढकते नहीं है, क्योंकि अगर हमने उसको ढक दिया तो वो पचने में बहुत ज़्यादा गुरु हो जाएगा। उसके बाद आती है हमारी फोर्थ कल्पना, दैट इज हिम कल्पना। हिम कल्पना में हम क्या कर रहे हैं, यवकुट द्रव्य को रात भर शीतल जल में भिगोकर प्रातः काल मसलकर छान लेने पर प्राप्त द्रव को हिम कह रहे हैं। मतलब हमने यवकुट द्रव को रात भर शीतल पानी में, शीतल जल में हमने उसको रखा, उसके बाद सुबह जो उसको मसल के हम छानेंगे, फिर जो लिक्विड हमें मिलेगा उसको हम क्या बोल रहे हैं, हिम कल्पना, दैट इज शीत कल्पना। और इसकी मात्रा 2 पल बताई है, यादव जी अनुसार 1 पल। ये सेम हमने इसकी नहीं देखी थी, क्या नाम है, फैंट की, जो हम नेक्स्ट अभी कवर करेंगे वो। और इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि रात को हमने धनिया भिगो के रख दिया, जैसे कोरिएंडर वाटर हम लोग सुना होगा हम लोगों ने, तो रात को हम उसमें क्या करते हैं, धनिया भिगो के, नॉर्मल पानी में धनिया भिगो के हम रख देते हैं, और नेक्स्ट हम उसको छान के पी लेते हैं। तो ये एक क्लासिकल एग्जाम्पल हो गया हिम कल्पना का। फिर नेक्स्ट आती है हमारी फांट कल्पना। फांट कल्पना में क्या करते हैं, औषध द्रव्यों को यवकुट करके उष्ण जल में मिलाकर हाथ से मसलकर वस्त्र से छान लेने पर प्राप्त द्रव को फांट कहते हैं। अब आप ये सोचोगे कि शीत जो हमारी हिम कल्पना होती है उसमें हम ठंडा पानी यूज़ कर रहे हैं, और फांट कल्पना में हम गर्म पानी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक ये डिफरेंस नहीं होता। मेन जो डिफरेंस होता है हिम और फांट में, वो ये होता है कांटेक्ट पीरियड का। हिम में जो है हम बहुत ज़्यादा कांटेक्ट पीरियड, पूरी रात भर हमने द्रव्य को पानी में रखा था, लेकिन फांट में बहुत कम टाइम के लिए हम द्रव्य को पानी में रखते हैं। दूसरा जो मेजर डिफरेंस हिम और फांट में वो है कि हिम में 6 टाइम्स हम पानी ले रहे हैं और फांट में हम 4 टाइम्स पानी ले रहे हैं। तो खाली ये डिफरेंस नहीं है, क्योंकि हिम कल्पना में भी कभी कभी हम ल्यूक फॉर्म वाटर में उसको ऐड करके फिर पूरी रात भर रख देते हैं। तो मेन डिफरेंस क्या है, हिम में हम पूरी रात भर रखेंगे, फांट में हम कुछ समय के लिए रखेंगे द्रव्य को पानी में। और दूसरा डिफरेंस है, हिम में हम 6 टाइम्स पानी यूज़ कर रहे हैं और फांट में हम 4 टाइम्स पानी यूज़ कर रहे हैं। तो ये हमारी पंचवत्कर्षाय कल्पना खत्म होती है। उसके बाद एक कल्पना आती है प्रमथ्या। प्रमथ्या में हम क्या कर रहे हैं कि ये वही है, मतलब इसमें भी हम क्वाथ बना रहे हैं, काढ़ा बना रहे हैं, लेकिन काढ़े में जैसे हमने यवकुट करके द्रव्य को यूज़ किया था, इसमें हम कल्क बना के द्रव्य को यूज़ करते हैं। उसके बाद आते हैं हमारी नेक्स्ट कल्पना जो है षडंग पानीय। तो षडंग पानीय में हम क्या कर रहे हैं, नागर, मोथा, परपट, उशीर, रक्त, चंदन, सुगंध, बाला, शुंठी, इन सभी को एक कर्ष चूर्ण बना के 64 कर्ष पानी में डालते हैं और अर्धशेष रहने तक उसको मंद अग्नि पे पकाते हैं। सारे द्रव्य इसमें शीत होते हैं शुंठी के बजाय। तो ये एक गुड एग्जाम्पल है शीत और उष्ण वीर्य का। उसके बाद एक है एग्जाम्पल उष्ण उदक, जो गर्म पानी हम पीते हैं। उसके बाद आता है हमारी नेक्स्ट कल्पना मंथ कल्पना। मंथ कल्पना में क्या होता है कि द्रव्य ले रहे हैं, शीतल जल ले रहे हैं और फिर मथ कर हम छान लेते हैं। एक इसका क्लासिकल एग्जाम्पल है सत्तू। जैसे हम सत्तू क्या कर रहे हैं, पानी में मिला रहे हैं सत्तू और फिर छान के पी लेते हैं। उसके बाद आता है हमारा चूर्ण कल्पना। तो चूर्ण कल्पना में हम क्या कर रहे हैं, अत्यंत शुष्कम द्रव्य सुपिष्टम वस्त्र गालितम तस्यात् चूर्ण रजः शोधस्थ तन्मात्रा कर्ष समित। तो इसमें हम द्रव्य को अत्यंत शुष्क, दैट इज बिल्कुल फाइन, उसका एक पाउडर बनाते हैं। तो अत्यंत शुष्क द्रव्य को अच्छी तरह पीसकर वस्त्र से छान लेने पर चूर्ण बनता है। इसके पर्याय क्या क्या है, रजः और शोध, और इसकी मात्रा 1 कर्ष। फिर आता है इसमें कि हमारे चूर्ण 2 टाइप के होते हैं, सिंपल और कंपाउंड। सिंपल जब हम एक ही औषधि का पाउडर बना रहे हैं, कंपाउंड जब हम 2 या 2 से ज़्यादा औषधि का चूर्ण बना रहे हैं। और इसमें ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है याद करने की कि अगर कोर्स पाउडर होएगा तो उसमें 10/44, मतलब वो इससे पहले ये पता होना चाहिए कि 10/44 ये नंबर्स क्या क्या है। तो हमारे पास एक ये सीव शेकर होता है, ठीक है। तो मतलब उसमें बहुत सारी ऐसे छन्नियाँ होती है और उस पर नंबर लिखा होता है 10, 22, 44, 60 और 85। ये नंबर किस बेसिस पे है, जो उसमें होल्स होते हैं ना, उसके बेसिस पे है। तो अगर वो जो कोर्स पाउडर होता है, मतलब कि बहुत एक बारीक बारीक नहीं पिसा होता, बहुत एक मोटा मोटा पिसा होता है जो पाउडर, यवकुट किया हुआ जो हमारा चूर्ण होता है, वो होता है 10/44। मतलब वो 10 वाले से तो
पूरा 100% निकल जाएगा, लेकिन 44 वाले से वो 60% ही निकल पाएगा, 40% ही निकल पाएगा। फिर मॉडरेटली कोर्स होएगा तो 22/60 कि 22 से 100% निकल रहा है, लेकिन जो हमारा 60 है उससे सिर्फ 40% निकल रहा है। फिर जो मॉडरेटली फाइन होएगा वो 44/85 होता है कि 44 से 100% निकल रहा है, लेकिन 85 से जो है वो कितना 40% निकल रहा है। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि हमें पहले ये याद होना चाहिए 10, 22, 44, 60 और 85। तो 10 से सबसे पहले हमने कोर्स देखा था, वो 10 से निकल रहा है 100%, और नेक्स्ट जो सेकंड है 44 उससे निकल रहा है 40%। फिर हमने नेक्स्ट देखा कौन सा कोर्स के बाद मॉडरेटली कोर्स, तो वो 22 से 100% निकल रहा है, उससे नीचे से नीचे जो 60 है उससे 40% निकल रहा है। फिर हमने देखा मॉडरेटली कोर्स के बाद मॉडरेटली फाइन, तो वो 44 से 100% निकल रहा है, लेकिन उससे नेक्स्ट सेकंड जो है 85 उससे वो 40% निकल रहा है। उसके बाद आता है हमारा फाइन, दैट इज़ वो 85 से 100% निकल जाता है। और वेरी फाइन जो होते हैं वो हमारे इसके नीचे भी जो 120 नंबर की सीव होती है उससे भी वो 100% निकल जाता है। तो हमारे जितने भी आयुर्वेदिक जो चूर्ण होते हैं, हमारे जो चूर्न्स हमारे आयुर्वेदिक मेडिसिन में हमें मिलते हैं वो मॉडरेटली फाइन होते हैं 44/85 नंबर के। उसके बाद आता है हमारा पानक कल्पना। तो पानक पे हम क्या कर रहे हैं, पानक में हम कोई भी अम्ल या अनअम्ल फल लेते हैं, जैसे आम, फालसा, इमली, अनार, द्राक्षा, खरबूजा, आलू बुखारा आदि। वो अपक्व, अर्धपक्व, पूर्ण पक्व उनके फल लेते हैं, उनको अग्नि में भूनकर फिर पानी में हम उनको उबाल रहे हैं, मतलब पानी में उसको पानी में मिक्स कर रहे हैं, नॉट उबाल रहे हैं। मतलब हमने फल लिया या तो पूरा पका हुआ, या मतलब डिपेंड करता है कि हम किसका पानी बना रहे हैं, किसका पानक बना रहे हैं। तो हमने फल लिया, उसको अग्नि पे, वो भी डिपेंड करता है कि अग्नि पे हम उसको भूनेंगे या नहीं भूनेंगे, और फिर उसको हम पानी में मिला देते हैं। इसका एग्जाम्पल आता है एक चिमचा पानक। चिमचा पानक में हम क्या करते हैं, चिमचा मतलब इमली, चीनी, लवण दैट इज नमक, श्वेत और कृष्ण जीरक, मिर्च, चूर्ण और जल, ये सब हम लेते हैं। फिर हम इसमें क्या करते हैं, इन सबको पानी में मिला लेते हैं, और इसका उपयोग दीपन, पाचन, ग्राही, अग्निमंद, ग्रहणी, अरुचि, वमन, तृष्णा, दाह में हम यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्षीर पाक। क्षीर पाक मतलब दूध में उबाल के पाक करना। उसकी इसमें क्या क्या हमारी रेशोज़ है वो देख लेते हैं। इसमें एग्जाम्पल क्या है, अर्जुन। जैसे अर्जुन ना बहुत ज़्यादा कषाय होता है, तो उसकी बहुत ज़्यादा मतलब एक एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टीज़ होते हैं, मतलब वो अंदर जाके ना बहुत कॉन्ट्रैक्शंस लेके आते हैं। जैसे अर्जुन, अगर आपने अर्जुन का काढ़ा पी लिया तो गले में आपको बहुत ऐसा कॉन्ट्रैक्ट सा ऐसा मतलब कॉन्ट्रैक्शंस फील होएगी, बहुत ज़्यादा ऐसा ना खिंचा खिंचा सा फील होता है। तो इसलिए जनरली उसके ये कषाय रस को थोड़ा कम करने के लिए हम क्षीर पाक करते हैं, उसको दूध में पका के फिर उसको कंज्यूम करते हैं। तो शारंगर के अनुसार जो रेशो है वो 1:8:32 है, कि 1 हम ले रहे हैं कितना द्रव्य, उसका 8 गुना हम पानी ले रहे हैं, और द्रव्य के 32 टाइम्स हम क्या ले रहे हैं, पानी ले रहे हैं। तो द्रव्य 1 टाइम, द्रव्य के 8 टाइम्स हम दूध ले रहे हैं, और द्रव्य के 32 टाइम्स हम पानी ले रहे हैं। और यादव जी ने 1:15:15 बताई थी कि 1 हम द्रव्य ले रहे हैं, 15 टाइम्स पानी और 15 टाइम्स दूध ले रहे हैं। उसके बाद आती है हमारी स्नेह कल्पना। तो स्नेह कल्पना में हम क्या करते हैं, घी या जो हम तेल है वो हम लेते हैं, उसको हम गैस पे रखते हैं मंद अग्नि पे। फिर उसमें हमारे जो भी औषधियाँ हमें उसमें डालनी है, उसका कल्क, उसका एक पेस्ट बना के हम उसमें डालते हैं, उसको सिद्ध करते हैं। कब तक करते हैं, जब तक उसमें आवाज़ बंद ना हो जाए, और जो हमारा कल्क जो हमने डाला है उसकी वर्ती ना बनने लग जाए, तब तक हम उसको सिद्ध करते हैं। तो इसमें जो मेन हमें पता होना चाहिए वो है स्नेह कल्पना की जो सिद्धि लक्षण है, स्नेह सिद्धि लक्षण है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो विल रिवाइज ओनली दैट। वर्तिवत स्नेह कल्क स्याद यद अंगुल विमर्दितः, कि जो स्नेह कल की वर्ती बन रही है वो उंगली से अच्छे से दब जाए। शब्दहीनो अग्नि निक्षमः स्नेह सिद्धो भवेत् तदा, कि उसको अग्नि पे रखने पे शब्दहीन, आवाज़ ना आए। यदा फेन उद्गमः तेले, अगर तेल होगा तो उसमें फेन, झाग जो है वो बनेंगे। फेन शांतिश्च सर्पिषि, अगर वो सर्पी दैट इज घी होगा तो उसमें फेन जो है वो शांत हो जाएंगे। गंधवर्ण रस उत्पत्ति स्नेह सिद्धि तदा भवेत्, और उसमें क्या क्या उत्पन्न हो जाएंगे, गंध, वर्ण और रस। तो हमने स्नेह सिद्धि लक्षण में क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है
कि स्नेह का जो कल्क है वो हाथ की अंगुली द्वारा मसलने पर उसकी वर्ती बन जानी चाहिए। स्नेह से मिश्रित कल्क को अग्नि पर डालने से चट चट की आवाज़ नहीं होनी चाहिए। तेल पाक का समय फेन उद्गम होंगे और घृत के समय फेन शांत होंगे और उसमें गंध वर्ण और रस की उत्पत्ति हो जाए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट आता है कि हमारे जो स्नेह पाक होते हैं उसमें 3 टाइप्स होते हैं, मृदु, मध्य और खर। मृदु जिसमें हमारा गोंद जैसा कल्क जो है वो गोंद जैसा होएगा। मध्य में कल्क जो है वो हलवे की तरह होएगा। खर में बहुत ज़्यादा कठिन होएगा। और इसमें शाडंगा ने बताया था कि मृदु ईषद रस होता है, मध्य नी रस होता है और खर जो है वो हमारा ईषद कठिन होता है। जो हमारा मृदु होता है उसमें स्नेह में जल समाप्त लेकिन कल्क में जल रह जाता है, और मध्यम में स्नेह और कल्क दोनों में जल समाप्त हो जाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है संधान कल्पना। संधान कल्पना बेसिकली फर्मेंटेशन होती है। तो मैं पहले कल्पना का आपको एक ओवरव्यू देती हूँ हर कल्पना में, उसके बाद उसमें जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो संधान कल्पना में इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि एक आपको मेजर पता होना चाहिए क्या होता है। तो फर्मेंटेशन है, फर्मेंटेशन में हम क्या कर रहे हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें हमें यूज़ करनी है। वानस्पतिक द्रव्य, जो भी हम उसमें द्रव्य डालेंगे। क्वाथ का निर्माण, क्वाथ हम कैसे बनाते हैं, 4 टाइम्स पानी लेते हैं द्रव्य के और 1/4 होने तक हम उसको बॉईल करते हैं। उसके बाद क्वाथार जल जो है वो स्वच्छ होना चाहिए। संधान पात्र, फर्मेंटेशन पॉट जो है वो हम मिट्टी का नहीं यूज़ करेंगे। जनरली आयुर्वेदा में जितने भी कल्पनाज होती है उसमें मिट्टी के पात्र का यूज़ करते हैं, लेकिन संधान कल्पना में हम मिट्टी का पात्र यूज़ नहीं करते, क्योंकि संधान में क्या है, CO2 निकल रही है, तो वो सारी CO2 जो है वो मिट्टी के जो पोर्स होते हैं उसमें एब्जॉर्ब हो जाएगी। उसके बाद एक 30 to 35 डिग्री का टेम्परेचर हम मेंटेन करके रखते हैं, और मधु द्रव्य, गुड़, शर्करा, मधु आदि इनका हम यूज़ करते हैं। उसके बाद सुगंधित द्रव्य भी हम यूज़ करते हैं जब हमारी पूरी प्रक्रिया ख़त्म हो जाती है तब। और काल बताया 30 दिन प्राचीन आचार्य अनुसार, लेकिन वो ऋतु वगैरह के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है। उसके बाद आता है हमारा मेन इसमें संधान परीक्षा। तो संधान परीक्षा में हम क्या करते हैं, 3 से 7 दिन के बाद अगर हम जहाँ पे हम फर्मेंटेशन दैट इज संधान कर रहे हैं वहाँ पे हम जाके देखें तो वहाँ पे सुन की आवाज़ शुरू हो जाएगी। अगर वो सुन की आवाज़ आने लग रही है, मतलब आना शुरू हो जाती है, तो इसका मतलब फर्मेंटेशन स्टार्ट हो गई है। उसके बाद वहाँ पे हम जो हमारा पात्र है जिसमें संधान हो रही है उसमें अगर हम एक मतलब मैच स्टिक को लाइट करके लेके जा रहे हैं, जला के लेके जा रहे हैं, तो अगर वो जलती रह रही है इसका मतलब ये फर्मेंटेशन नहीं हो रही। अगर वो भुज जाती है इसका मतलब उसमें CO2 थी, तो मतलब फर्मेंटेशन बहुत अच्छे से हो रही है। और अगर हम उसको बाद में फिर कुछ दिन बाद फिर से लेके जा रहे हैं और फिर वो नहीं जल रही है, तो दैट मीन्स अभी भी फर्मेंटेशन हो रही है। और अगर वो जलती रह गई तो मतलब फर्मेंटेशन बंद हो गई है। इन शॉर्ट, अगर हम मैच स्टिक लेके गए और वो बुझ गए मतलब उसमें CO2 प्रेजेंट है, CO2 प्रेजेंट है मतलब फर्मेंटेशन हो रही है। और अगर हम मैच स्टिक लेके गए और वो बुझी नहीं मतलब वो जलती रही, इसका मतलब उसमें ऑक्सीजन है और CO2 नहीं है, मतलब फर्मेंटेशन ख़त्म हो गया है। और तीसरा हमारा टेस्ट होता है कि उसमें वही लाइम वाटर वाला टेस्ट, कि हम जो हमारा लाइम वाटर होता है उसमें डालते हैं, तो उसमें हमारा जो वाटर है एक तो वो वाइट कलर का हो जाएगा और दूसरा उसमें बबल्स आने लग जाएंगे। फिर आता है हमारा अवलेह। फिर आता है हमारा अवलेह। अवलेह में क्या होता है, इससे पहले इसमें वो चीज़ ऐड नहीं है, आसव और अरिष्ट, वो मैं आपको वर्बली बता देती हूँ। आसव होते हैं हमारे जो बिना पकाई हुई औषधि के साथ हम बनाते हैं, और अरिष्ट होता है जो पकाई हुई औषधि के साथ हम बनाते हैं। ये एक मेन डिफरेंस होता है आसव और अरिष्ट में जो आपको पता होना चाहिए। और वो संधान कल्पना में हमने एक मेजर वो देख ही लिया कैसे बनाते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट आता है अवलेह परीक्षा, मतलब अवलेह वाला टॉपिक। उसमें सबसे पहले हम देखते हैं अवलेह की परीक्षा। तो सुपक्वे तंतुमत्वम। इससे पहले मैं एक बार आपको ब्रीफ दे देती हूँ अवलेह कैसे बनाते हैं। तो अवलेह बनाने के लिए जिस चीज़ का भी हम अवलेह बनाते हैं उसके पहले हम मतलब एक हम पानी लेते हैं या हम काढ़ा लेते हैं, जो भी हमें लेना है, जो भी मेंशन है वो हम ले रहे हैं, उसकी चाशनी हम बनाते हैं। एक साइड हम चाशनी बनाते हैं 1 तार या 2 तार की, दूसरी साइड हम जो भी जिस द्रव्य का अवलेह हम बना रहे हैं उसकी हम पिष्टी, मतलब उसको पीस के फिर हम उसको घी में भून के पिष्टी एक बहुत अच्छी पेस्ट काइंड ऑफ उसका बना लेते हैं। फिर जब वो चाशनी बन जाती है वो पिष्टी हम उस चाशनी में डाल देते हैं।
उसके बाद जब उसकी कंसिस्टेंसी अवलेह जैसी मतलब चाटने योग्य हो जाती है तब हम उसको बंद कर देते हैं। फिर उसके ऊपर से हम गुड़ डालते हैं उसमें और प्रक्षेप द्रव्य डालते हैं। ये एक ब्रीफ एक प्रोसेस होता है अवलेह बनाने का। अब हम देखते हैं अवलेह की परीक्षा कि हमें कैसे पता चलेगा हमारा अवलेह जो है वो सही से बना है या नहीं बना। तो सुपक्वे तंतुमत्वम स्याद अवलेहो अपसु मज्जति खरत्वम पीड़िते मुद्रा गंधवर्ण रसोद्भव। सुपक्वे तंतुमत्वम कि पकने के बाद चाशनी के जैसे आप देखोगे तो तार बनते हैं, तो वैसे इसमें तार बनेंगे। स्याद अवलेहो अपसु मज्जति मतलब जो अवलेह है उसको पानी में डाल देंगे अगर हम तो वो पानी में नीचे डूब जाएगा। खरत्व टच करने में थोड़ा रफ होएगा। मुद्रा दैट इज उसमें फिंगर के इंप्रेशंस आ जाएंगे और गंध वर्ण और रस की उसमें उत्पत्ति हो जाएगी। उसके बाद अवलेह की मात्रा एक पल है षाडंगर के अनुसार और एक कर्ष है यादव जी के अनुसार। फिर ये च्यवनप्राश अवलेह है, इसमें हमने क्या देखा था कि 36 हमारे क्वाथ द्रव्य होते हैं जिनका हम क्वाथ बनाते हैं। पिष्टी हम किसकी बनाएंगे, आंवला की पिष्टी बनाते हैं और उसके बाद हम उसमें गुड़ डालते हैं ऊपर से, ठीक है, और फिर प्रक्षेप द्रव्य डालते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स है अवलेह के, वो आप चेक कर लेना। उसके बाद आता है हमारा लास्ट कृतान वर्ग। कृतान वर्ग में सबसे पहले हमने परिभाषा देखी थी कि जनरली जैसे अगर हम मूंग की दाल का सूप बना रहे हैं तो उसमें मूंग की दाल के गुण भी आ जाते हैं, लेकिन अगर हमें कुछ गुण चेंज करने हैं या कुछ नए गुण ऐड करने हैं या कुछ गुण हटाने हैं तो वो जो संस्कार हम करते हैं उसको हम कृतान बोलते हैं। फिर हमने पथ्य अपथ्य का देखा था। अगर हम उचित मात्रा में कोई आहार या कोई भी द्रव्य हम कंज्यूम कर रहे हैं वो हमारे शरीर और मन दोनों के लिए अगर हानिकारक है तो वो अपथ्य है और अगर वो लाभदायक है तो वो पथ्य होता है। उसके बाद इम्पॉर्टेंस देखी थी कि अगर हम पथ्य का सेवन कर रहे हैं तो हमें दवाई की ज़रूरत नहीं होती, औषधि की ज़रूरत नहीं होती, और अगर हम अपथ्य का सेवन कर रहे हैं तो भी हमारे पास औषधि कंज्यूम करने के बाद भी हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलता। उसके बाद हमने देखा था सबसे पहले ये वाला श्लोक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिक्तेर विरहितो मंडः पेय सिक्त सम अन्वितः यवागु बहु सिक्ता स्यात् विलेपी विरल द्रव। कि मतलब जो मंड होता है उसमें सिक्तेर विरहितो, सिक्त दैट इज चावल के टुकड़े नहीं होते। पेय जो है उसमें सिक्त कुछ कुछ होता है और फिर आता है हमारे यवागु में बहु सिक्त दैट इज बहुत ज़्यादा चावल के टुकड़े होते हैं और विलेपी में विरल द्रव दैट इज जो लिक्विड पार्ट है वो कम होता है। तो ये क्या है, सिक्त में सिक्त मतलब चावल के कण, मंड में सिक्त नहीं दैट इज चावल के कण नहीं होते, पेय में बहुत कम होते हैं, यवागु में बहुत ज़्यादा होते हैं और विलेपी में जो लिक्विड पार्ट है पानी का जो पार्ट होता है वो कम होता है और सिक्त भाग अति होता है। अब हम देखेंगे पानी कितना यूज़ कर रहे हैं। अन्नम पंच गुणे तोय, अन्न में हम 5 टाइम्स पानी यूज़ कर रहे हैं, यवागु में 6 टाइम्स, मंड में हम 14 टाइम्स और विलेपी में 4 टाइम्स। अन्न 5, यवागु 6, मंड 14 और विलेपी 4। फिर हमने इंडिविजुअल इनको इन डिटेल उस कृतान वर्ग के डिटेल्ड लेक्चर में देखा था। फिर इसमें आता है नेक्स्ट, इसमें यूश हमने देख लिया। फिर हाँ कृष्णा मतलब खिचड़ी होती है। तो इन कंपैरिजन टू ऑल द कल्पनास हम उसको दुर्जरा दैट इज पचने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, हम उसको मतलब पचने में थोड़ा जिसमें तकलीफ होती है वो बोलते हैं। खिचड़ी इन जनरल पचने में ईजी होते हैं नो डाउट, बट एज़ कम्पेयर टू ऑल द कल्पनास जो हमने अभी कवर की थी उनके कंपैरिजन में अगर हम देखेंगे तो खिचड़ी जो है वो थोड़ी कठिन होती है। उसके बाद हमने देखा था मांस रस। मांस रस होता है कि हमने औषधि द्रव्य लिया, ठीक है, और मांस लिया, उन दोनों को हम जल में पकाते हैं, फिर छान के जो लिक्विड हमें मिलता है उसको हम मांस रस बोलते हैं। उसके बाद हमने दही कवर किया था जो इम्पॉर्टेंट है। दही में हमने तक्र के टाइप्स देखे थे। तो आचार्य चरक के अनुसार तक्र के क्या क्या टाइप्स थे, रूक्ष, अधोर्धघृत स्नेह और अनुद्घृत स्नेह। मतलब रूक्ष होता है जिसमें स्नेह नहीं होता, फिर आता है जिसमें आधा स्नेह होता है और फिर आता है जिसमें पूर्ण स्नेह होता है। फिर भाव प्रकाश के अनुसार 5 टाइप होते हैं तक्र के। घोल होता है जिसमें मलाई के साथ बिना जल होता है, मतलब कि घोल है, मलाई भी है जो मक्खन होता है वो भी है और पानी नहीं है, बस उसको हमने ऐसे ही बिलो लिया, वो है हमारा घोल। फिर आता है हमारा मथित। मथित है कि मलाई नहीं है और जल भी नहीं है। घोल में क्या था, मलाई है लेकिन पानी नहीं है। मथित में हमने मलाई भी हटा दी, सिर्फ उसको हमने बिना पानी के मत लिया। फिर आता है तक्र। तक्र में हमने क्या किया, हमने मक्खन अलग नहीं किया लेकिन उसमें 1/4 पानी डाल दिया
और फिर उदश्वित में हमने 1/2 पानी डाल दिया, और छचिका में हमने मक्खन हटा दिया और बहुत सारे अमाउंट में पानी डाल दिया, वो हमारी छचिका हो गई। तो ये 5 टाइप्स तक्र के हैं अकॉर्डिंग टू भाव प्रकाश, और 3 टाइप्स अकॉर्डिंग टू चरक। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। आज के लेक्चर की भी ड्यूरेशन थोड़ी ज़्यादा हो गई है, बट इसमें हमने टर्म 1 के जितने भी मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं हमारे पेपर में, उनको हमने कवर किया है। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर. Stay tuned for the upcoming lectures. Notes are available in the description box. Kindly check them and stay tuned for the upcoming lectures. Okay, thank you.